देखो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले समझा था कि डायरेक्टरी बेस्ड कोहेरेंस प्रोटोकॉल होता क्या है। स्नूपिंग बेस्ड से कैसे अलग है वो। स्नूपिंग स्केलेबल नहीं होता था, डायरेक्टरी बेस्ड स्केलेबल होता था। अब जब हमने डायरेक्टरी लगा दी बीच में तो उस पर ट्रैफिक आ सकता है सभी प्रोसेसर्स का, इसलिए हमने डायरेक्टरी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अलग अलग जगहों पे। फिर हमने बात की थी लोकल नोड, होम नोड, रिमोट नोड किसको कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स थी कुछ कुछ। फिर हमने समझा था कि डायरेक्टरी में हर ब्लॉक जो भी स्टोर होता है उसके साथ में हमें कैसे पता चलता है कि कौन से प्रोसेसर के पास में वो ब्लॉक है। तो हर प्रोसेसर का एक पर्टिकुलर हम बिट मान के चलते हैं एक्स्ट्रा। वो बिट हमें बताता है अगर वो 0 है तो यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोसेसर के पास वो ब्लॉक नहीं है। अगर कोई बिट 1 है तो बताता है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेसर के पास वो ब्लॉक अभी है। एक्सक्लूसिव बिट बताता है कि आपके पास राइट्स क्या है, सिर्फ आपके पास ब्लॉक है या किसी और के पास भी ब्लॉक है, सिर्फ आप मॉडिफाई कर सकते हो। अलग अलग चीजें बताते हैं। एसयूई हमने पढ़ा था, शेयर्ड, अनशेयर्ड और एक्सक्लूसिव कब होते हैं। जो डायरेक्टरी के पास प्रोसेसर कमांड्स भेजता है वो 3-4 तरीकों की हो सकती है। रीड एक्स कमांड हो सकती है, राइट एक्स कमांड हो सकती है, राइट एक्स कमांड विद अपग्रेड परमिशंस हो सकती है। फिर हमने क्लस्टरिंग देखी थी। हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि क्लस्टरिंग करके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों में क्लस्टरिंग लगाई है। हमने यहाँ पे डायरेक्टरी बेस में क्लस्टरिंग लगाई, हाइब्रिड मॉडल बनाया। हमने कैश वाले में क्लस्टरिंग लगाई थी, हमने ब्लॉक्स को क्लस्टर करके सेट्स बनाए थे। तो क्लस्टरिंग हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल हो रही है। हमने ट्रू शेयरिंग, फॉल्स शेयरिंग देखी थी। ट्रू शेयरिंग जब एक ही ब्लॉक के एक ही वर्ड को अलग अलग प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। फॉल्स शेयरिंग जब एक ही ब्लॉक के अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। चलो यही था हमारा कल का डिस्कशन। आज वीक 9 हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? ठीक है। तो देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, हमने 6th वीक किया, 7th किया, 8th किया। हमने पढ़ा कैश मेमोरी के बारे में। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे रैम के बारे में। ठीक है। कैश मेमोरी जो थी वो बहुत छोटी मेमोरी होती थी और वो फास्ट होती थी कंपैरेटिवली। रैम जो होती है वो कैश के मुकाबले बड़ी होती है। 2 GB रैम होती है, 4 GB होती है, 8 GB होती है, 16 GB होती है। लेकिन क्योंकि वो बड़ी हो रही है साइज में तो उसकी स्पीड भी कम हो रही होगी। तो आज हम देखेंगे कि रैम में हम क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगाते हैं और रैम एक्चुअली में वर्क करती कैसे है। रैम का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डी रैम और एस रैम। एस रैम वर्सेस डी रैम। ये क्या होता है? एसरैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीरैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो एसरैम थी तुम्हारी, ये एक मान लो कि एक आर्किटेक्चर है। एसरैम और डीरैम आर्किटेक्चर मान के समझो। एसरैम पे बेस्ड थी हमारी कैश मेमोरी। डीरैम पे बेस्ड होगी हमारी एक्चुअल जिस रैम की हम बात करेंगे, यानी कि जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। अब कैश फास्ट होती थी तो एसरैम वाली जो भी हार्डवेयर होते हैं वो फास्ट होते हैं। डी रैम क्योंकि रैम जो है वो स्लो होती है कैश से, तो कंपैरेटिवली स्लोअर।
होती ये भी फास्ट है, बट रैम मतलब कैश से थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। कैश जो होती है क्योंकि वो प्रोसेसर के बहुत पास में होती है, लाइक अगर तुम सिस्टम ऑन चिप की बात करते हो तो एक ही चिप में तुम्हारा प्रोसेसर होता है, चिप के आसपास कैश होती है। तो वो बनाना भी बहुत महंगा होता है क्योंकि वो फास्ट होती है, तो उसमें हम हार्डवेयर जो लगाते हैं वो भी बहुत लाइक कॉस्टली पड़ते हैं हमें लगाने, उनको अरेंज करना पास पास में। तो जो एसरैम बेस्ड हार्डवेयर होते हैं वो हमारे कॉस्टली होते हैं कंपैरेटिवली। जो डी रैम होती है वो चीपर होती है, ठीक है। एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, हम एसरैम को यानी कि कैश को कॉस्टली तरीके से बनाते हैं, तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ एड ऑन चीजें भी करते होंगे। एक्चुअली क्या है, तुमने देखा है कि तुम अगर अपने फोन को यूज नहीं कर रहे काफी टाइम से, और तुम्हारा फोन 100, मान लो सपोज करो अभी तुम्हारा फोन ना 100% बैटरी के साथ है, तुम इसको छोड़ दो, तुम यूज कर ही नहीं रहे, 2-3 हफ्तों तक यूज नहीं कर रहे, तो 2-3 हफ्ते बाद तुम्हें क्या बैटरी परसेंटेज मिलेगी अपने फोन की? बताओ बताओ। लेस देन 100, 50-60, 2-3 हफ्ते तक 50-60 मिल जाएगी? मुझे लग रहा है खाली हो जाएगा पूरा फोन हमारा, जीरो हो जाएगा। चलो, बट मेन चीज यही है कि बैटरी 100% तो नहीं रहेगी, हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल जो 100% बैटरी थी वो 100% नहीं रह रही, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो भी बैटरीज होती है, जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट होता है, वो टाइम के साथ अपना चार्ज लूज कर देता है। तुम अगर पावर बैंक्स की भी बात करो, तो पावर बैंक आज अगर तुमने अपना चार्ज करके रखा है पूरा, कुछ टाइम बाद अगर तुम देखोगे, एक हफ्ते बाद, तो उसमें पूरी की पूरी बैटरी बची नहीं होगी, लाइक तुम्हें फिर से चार्ज करना पड़ेगा अगर तुम्हें उसे फुल चार्ज करना है तो, राइट। तो हम क्या स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो टाइम के साथ अपनी बैटरी लूज कर देते हैं, अपना चार्ज लूज कर देते हैं, ठीक है। एसरैम जो होता है वो अपना चार्ज लूज नहीं करता, यानी कि जो कैश है हमारे कुछ इस तरीके से हम इसमें कंपोनेंट्स लगाते हैं कि वो चार्ज लूज नहीं करता। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कैश मेमोरी चार्ज लूज नहीं करती, कुछ आप ऐसा कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा रहे हो जिससे वो चार्ज लूज नहीं कर रहा, तो हमारे पावर बैंक्स में वो कंपोनेंट्स क्यों नहीं लगे होते हैं? लाइक हम भी तो यही चाहते हैं ना कि हमारा फोन अगर हम यूज नहीं कर रहे तो वो चार्ज क्यों लूज करें? तो जो अगर अलग से कुछ कंपोनेंट्स आते हैं तो वो हम भी लगा लेते हैं। एग्जैक्टली exactly. वो कॉस्टली होते हैं, वो फिजिबल नहीं है लगाने रियल लाइफ में। कैश में हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए, हमें जो स्पीड मैच करानी है कैश की वो सीपीयू के साथ करानी है, हमें बहुत एफिशिएंट कैश मेमोरीज चाहिए हमारी। बट जहां हम रैम की बात करते हैं तो रैम में हम थोड़े कम फास्ट से चल सकते हैं, ताकि हमारा जो मेन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली ना बने। तो जो रैम होती है वो लूज कर देती है चार्ज, लूजर्स चार्ज ओवर टाइम। अच्छा, तुम्हें पता है जो रैम वगैरह कुछ भी हार्डवेयर का कंपोनेंट होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ये जो 0 और ये 1 है, ये होते क्या है, किसी को पता है? कि 0-1 एक्चुअल में हम 0 और 1 बोल किसको रहे हैं? तुमने डीई में पढ़ा होगा शायद लास्ट ईयर, हाई एंड लो वोल्टेज। जब हम हाई वोल्टेज की बात करते हैं, एच लाइक अराउंड 5 वोल्ट कह लो, और जब हम लो वोल्टेज की बात करें 0 वोल्ट के अराउंड, तो अगर हाई वोल्टेज होती है तो हम उसको 1 बोल देते हैं, लो वोल्टेज होती है तो 0। इसको ऐसे समझो, मेरे पास कोई सिस्टम मतलब कुछ हार्डवेयर था और मैं तुम्हें करंट दे रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें करंट दिया तो तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें 1 सिग्नल दिया, अगर मैंने तुम्हें करंट ही नहीं दिया तो तुम कहोगे कि तुम्हें 0 सिग्नल दिया मैंने। इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। तो जब मैं ये बात करूं कि जो रैम है वो चार्ज लूज कर देती है ओवर टाइम, चार्ज लूज करने का मतलब क्या हुआ कि वो अपना डेटा भी लूज कर देगी ऑब्वियसली, जो उसके अंदर डेटा पड़ा है, राइट, है ना। तो डेटा भी साथ में लूज होगा। अब फोन में तो क्या है, तुम्हारे पास 100% बैटरी थी, अगर जो तुम काम 100% बैटरी के साथ कर सकते हो वही काम तुम 50% बैटरी के साथ भी कर सकते हो। वहां हम बैटरी की बात कर रहे थे, लाइक हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम डेटा से रिलेट काम कर रहे हैं। अगर हमारा कोई डेटा चार्ज लूज होने की वजह से गायब भी हो गया तो हम काम करेंगे कैसे? हमारा तो काम सारा डेटा के साथ ही हो रहा है ना, तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करते रहें। अगर 5 वोट से धीरे धीरे वो 4 वोट हुआ, धीरे धीरे 3 वोट हुआ,
तो हम वेट नहीं करेंगे कि वो जब 0 वोल्ट होगा तो हम उसको चार्ज करेंगे। जैसे ही वो 3 वोल्ट हुआ, हमने देखा कि वोल्टेज कम हो गया, हम फिर से उसको 5 वोल्ट पे ले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रिफ्रेश करना। जब तक 5 वोल्ट है हमारा डेटा सिक्योर है, 4 वोल्ट पे भी शायद सिक्योर है, 3 वोल्ट पे एक थ्रेशोल्ड हो गया शायद सिक्योर है। 3 वोल्ट से नीचे जाते ही हमारा सारा डेटा खत्म हो जाएगा, जो सारे के सारे 1 है वो सारे के सारे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते। जैसे ही हमें पता चला कि 4 वोल्ट है या फिर हमें पता चला कि 3 वोल्ट हो चुका है, तो हम उसे 5 वोल्ट पे ले जाएंगे, फिर से चार्ज कर देंगे डेटा को। इससे हमारा जो डेटा वो कभी भी लूज नहीं होगा। जो कैश मेमोरी होती है उसमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये बेसिकली था कैश वर्सेस रैम में क्या डिफरेंस होता है। आज हम डी रैम को देखने वाले हैं। आज हमारा मेन टॉपिक क्या है? डी रैम, ये टॉपिक है। अच्छा, किसी ने एक्चुअल में रैम देखी है? रैम दिखती कैसी है? ऐसी दिखती है रैम? ऐसी दिखती है, राइट? हमारी क्या होता है, हमें पता है कि हमारे सिस्टम में मल्टीपल रैम्स होती है। जैसे दो दो स्लॉट लगे होते हैं रैम्स के। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। लैपटॉप्स वगैरह जो भी आजकल हमारे आते हैं, उनमें रैम दो दो लगी होती है। जैसे सपोज करो ये तुम्हारा सीपीयू है। सीपीयू को अगर सीपीयू नहीं बोलेंगे इसको, जो ये सिस्टम ऑन चिप है तुम्हारा, एसओसी। अब मयंक, एसओसी क्या होता है? एसओसी का मतलब इसके अंदर सीपीयू भी है, इसके अंदर कैश मेमोरी भी है, ठीक है, सब कुछ है। इसके बाहर क्या दुनिया रह जाती है? रैम की दुनिया, रैम और हार्ड ड्राइव की दुनिया। तो ये जो सिस्टम चिप है, यहाँ से हम दो मेमोरी चैनल्स निकालते हैं आजकल जो लेटेस्ट होते हैं। दो मेमोरी चैनल्स, क्या बोल रहा हूँ मैं इनको? मेमोरी चैनल्स। ठीक है, दो मेमोरी चैनल्स का मतलब ये बसेस होती हैं बेसिकली, कि आप एक बारी में सीपीयू से दो अलग अलग रैम को एक्सेस कर सकते हो। तो हम इससे फायदा क्या हो रहा है? हम एक बारी में ज्यादा काम कर पा रहे हैं। सीपीयू ने इधर भी एक रिक्वेस्ट भेज दी, सीपीयू ने इधर से भी एक रिक्वेस्ट भेज दी। तो मल्टीपल हम पैरेललिज्म अचीव कर पा रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं? हम पैरेललिज्म अचीव कर रहे हैं। ठीक है। अब मयंक, ऐसा सिर्फ दो ही क्योंकि हम चार चार रैम क्यों नहीं लगा रहे? लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, बट वही फिजिबल क्या होता है जो प्रैक्टिकली हमें कम कॉस्टली पड़ता है, वो दो रैम का सिस्टम है। हमारे पास दो ही होते हैं यूजुअली अभी। ठीक है, अब दो ये है। अब एक रैम यहाँ पे लगी होगी, जो ये तुम देख रहे हो ना ये चीज, ये सेम टू सेम यहाँ पे एक लगी होगी, सेम टू सेम यहाँ पे भी एक लगी होगी। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये इसको बोलते हैं चैनल जीरो। हमें हमें हर चीज को बाइनरी में लेके चलना है, तो हम नाम भी देते तो बाइनरी में ही देते हैं। तो ये जो पहला चैनल है इसको चैनल जीरो बोलते हैं। दूसरा चैनल जो है उसको चैनल वन बोलते हैं। इससे ज्यादा होते तो हम चैनल टू चैनल थ्री भी बोल देते हैं। अभी हम दो चैनल्स के साथ चल रहे हैं। ये जो है ये एक मॉड्यूल, एक मॉड्यूल, ये तो तुम्हें बताइए, ये तो नॉर्मल टर्म यूज करो, मॉड्यूल। ठीक है, ये दूसरा मॉड्यूल हो जाएगा। यानी कि एक रैम का हार्डवेयर है तो उसको एक मॉड्यूल बोल दिया, दो रैम के हार्डवेयर है, दो रैम है तुम्हारे पास तो उसको दो मॉड्यूल बोल दिया। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत थी नहीं वैसे, कोई बात नहीं। अच्छा, अब रैम के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? रैम की दो साइड होती है। ये रैम है मेरे पास, जस्ट सपोज करो कि ये रैम है, तो इसकी एक फ्रंट साइड है, एक बैक साइड है। तो ये जो तुम्हें फ्रंट साइड दिख रही है ना, सेम टू सेम ये जो ब्लैक ब्लैक पीसेस दिख रहे हैं तुम्हें, ये सेम बैक साइड में भी होंगे। क्यों ऐसे है? कि हम एक ही जगह से यहाँ से भी काम ले लेंगे, यहाँ पे भी डेटा स्टोर करवा देंगे, पीछे भी डेटा स्टोर करवा देंगे, तो हमें स्पेस कम लग रहा है। ठीक है, एक फ्रंट साइड है एक बैक साइड, तो अगेन हमें नेम देना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फ्रंट साइड जो होगी रैम की, उसको हम बोल देते हैं रैंक जीरो। नेम दे रहे हैं और कुछ नहीं है। जो रियर साइड होगी, बैक साइड होगी, उसको बोल देते हैं रैंक वन।
ठीक है, अब हमें पता चल गया, अभी तक हमने क्या देखा कि एक सीपीयू होता है, यानी कि सिस्टम ऑन चिप होता है जिसमें सीपीयू और कैश आगे, उसके बाहर की दुनिया देखना चाह रहे हैं अपन। उसके बाहर हमारे पास मेमोरी चैनल्स होते हैं, कुछ 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। पहले के जो प्रोसेसर्स आते थे उनमें एक ही होता था मेमोरी चैनल, और एक ही रैम लगा सकते थे तुम एक बार में। आजकल जो यूजुअली आते हैं मार्केट में वो 2 वाले आते हैं कि 2 चैनल्स है और तुम एक साथ 2 रैम्स लगा सकते हो। ठीक है, 2 मेमोरी चैनल्स है तो ऑब्वियसली हमें नाम तो देना ही पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन से चैनल के साथ कम्युनिकेट करना है। तो एक चैनल को चैनल 0 बोल दिया, एक चैनल को चैनल 1 बोल दिया। अब चैनल 0 और चैनल 1 के साथ अटैच क्या होता है, ये पूरा का पूरा रैम का पीस। चैनल 0 में भी ये अटैच होगा, चैनल 1 में भी ये अटैच होगा। अब इसकी 2 साइड होंगी, एक फ्रंट साइड होगी, एक बैक साइड होगी। दोनों साइड दिखने में बिल्कुल सेम सी होंगी। एक साइड को हम रैंक 0 बोल रहे हैं, दूसरी साइड को हम रैंक 1 बोल रहे हैं। अब एक पर्टिकुलर रैंक की बात करते हैं। सपोज करो कि मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रंट साइड की बात करूंगा वो बैक साइड में भी एप्लीकेबल होगी। फ्रंट साइड में जो तुम्हें ये ब्लैक ब्लैक पीसेस दिख रहे हैं, तुम्हें ये ब्लैक पीस दिख रहा है, ये ब्लैक पीस, ये जो अलग अलग 8 ब्लैक पीसेस दिख रहे हैं, ये हैं क्या? सारे के सारे पीसेस को चिप्स बोलते हैं, चिप्स। अब क्योंकि बहुत सारी चिप्स है तो हमें उनका भी नाम करना पड़ेगा। तो ये चिप 0 है, ये चिप 1 हो जाएगा, चिप 2, चिप 3, चिप 4, 5, 6, और इसको बोलेंगे चिप नंबर 7। ठीक है, अब ये चिप्स का नेमिंग आ गई, तुम्हें चिप्स की नेमिंग कैसे होती है। अब एक चिप जो होती है, अब मैं एक चिप ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी चिप 0 है। तुम्हें थोड़ा सा दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो ये जो चिप है ना, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ये एक 3D चीज है। मतलब एक सिंगल, एक तो तुम एक नोटबुक का एक सिंगल पेज लेते हो, ठीक है, जिसकी कोई भी ऐसे विड्थ नहीं होती, बिल्कुल ही पतला सा होता है। एक तुम पूरी नोटबुक लेते हो, तो पूरी नोटबुक जो होती है वो बहुत मोटी होती है ना। वैसे ये जो चिप्स है ये तुम्हें कैसे दिख रही है, कि ये मोटी दिख रही है थोड़ी सी, या बिल्कुल ही फ्लैट दिख रही है? थिक दिख रही है। तो इसमें बहुत सारे पेजेस होंगे छोटे छोटे, लाइक छोटे छोटे नहीं, मतलब पतले पतले। ये जो छोटे छोटे पेज, छोटे छोटे नहीं, बहुत पतले पतले पेजेस होंगे, इनको हम बोलते हैं बैंक्स। अब मैं इसी को चिप को ना एक्सपेंड कर रहा हूँ, थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ तुम्हें। ऐसे अलग अलग जो चिप, एक चिप के अंदर जो पेजेस थे उनको मैं अलग अलग से ऐसे रख रहा हूँ। ठीक है, ये जो पहला पेज है इसको मैं बोलता हूँ बैंक 0, इसको बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। ठीक है, ये नेमिंग है। अभी तक समझ आई हमने क्या क्या नेमिंग पढ़ी? हमने सबसे पहले पढ़ा कि रैम कुछ होती है, फिर रैम के अंदर हमने देखा कि मेमोरी चैनल्स कुछ होते हैं, यानी कि चैनल्स की बात की हमने। फिर हमने जब एक पर्टिकुलर चैनल को चूज कर लिया, फिर हमने देखा कि उस चैनल में जो रैम लगी हुई है उसके 2 रैंक होते हैं। 2 रैंक होते हैं। फिर एक रैंक की अगर हम बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रैंक को हमने पकड़ा, उसमें देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारी चिप्स होती है। फिर जब हमने चिप्स की बात की, एक पर्टिकुलर चिप को खोला, उसके अंदर हमें बहुत सारे बैंक्स मिले। अब हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर बैंक को खोलेंगे कि एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर क्या होता है। इस पूरे को, बैंक को मैं बना देता हूँ। सपोज करो यही बैंक मैंने लिया, ये मेरा बैंक 0 है, बैंक 0। ठीक है, ये बैंक में क्या होगा, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, कि जो एक मेमोरी होती है तुम्हारे पास, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसके अंदर तुम्हारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, ये सेल्स होते हैं क्या, बेसिकली इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं ब्लॉक्स।
जो आज तक हम बात करते हैं ना कैश ब्लॉक, कि कैश ब्लॉक यहाँ पे है, एक सेट के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं। ये जो डेटा सेल्स की मैं बात कर रहा था, इसी को तुम ब्लॉक बोलते हो, ठीक है। अब एक बैंक के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। एक स्क्वायर का मतलब एक ब्लॉक, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। अब अगर तुम इमेजिन करो कि मैं यहीं पे ड्रॉ करूं, तो बैंक जीरो के अंदर मान लो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। फिर बैंक वन के अंदर भी बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, जो कुछ ही दिख रहे हैं अभी तुम्हें। बैंक टू के अंदर भी बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, बैंक थ्री के अंदर, और जो भी सो है सबके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे। ये फंडामेंटल है, इससे आगे हमें कुछ नहीं बढ़ना। हमें पता है कि एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कि वन ब्लॉक इक्वल्स टू, जस्ट सपोज करो कि 4 वर्ड्स होते हैं। फिर हम मान लेते हैं कि एक वर्ड के अंदर, जैसे वन वर्ड के अंदर 4 बाइट्स होते हैं, मान के चल रही है। ये सब चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई है कि एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड के अंदर कुछ कुछ बाइट्स होते हैं, वो हमें सीपीयू को देने होते हैं, ठीक है। इसकी बात मैं वापस से नहीं करूंगा, हम आज का डिस्कशन यहीं पे रखेंगे। अब अगर रैम के पास रिक्वेस्ट आती है कि मुझे एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो ऑब्वियसली सीपीयू रिक्वेस्ट भेज रहा है कैश को, कैश भेज रहा है रैम को। वो रिक्वेस्ट किस फॉर्म में आती है? रिक्वेस्ट आती है रो और कॉलम के नंबर में। जब किसी रैम के पास हमें कुछ एक्सेस करना है रैम के पास से, तो सबसे पहले हमें क्या पता चलना चाहिए कि हमें कौन से चैनल वाली रैम को एक्सेस करना है। तो सीपीयू ने रिक्वेस्ट भेजी थी हमारे कैश को, कैश ने रिक्वेस्ट भेजी रैम को। अब इस रिक्वेस्ट में ऑब्वियसली कुछ बिट्स जा रहे होंगे, बहुत सारे बिट्स, जिसमें एड्रेस होगा कि हमें किस पर्टिकुलर लोकेशन को उठा के लेके आना है। तो कुछ बिट्स तो होंगे जो बताएंगे कि चैनल कौन सा है, चैनल नंबर 0 है या 1 है, ठीक है। फिर चैनल में बताएंगे कि कौन सा रैंक है, कि फ्रंट साइड वाले से डेटा चकना है या बैक साइड वाले से चकना है। अब उसके बाद जो चिप्स होती है ना, सपोज करो कि तुम्हारा जो डेटा था वो 64 बाइट्स का था, तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा 64 बाइट्स का था, और तुम्हारे पास चिप्स कितनी थी यहाँ पे दिख रही है तुम्हें? 8 चिप्स है। तो वो डेटा एक पर्टिकुलर चिप के अंदर नहीं होगा। 64 बाइट्स थे और तुम्हारे पास 8 चिप्स है, तो उस 64 बाइट का मान लो ये ब्लॉक था 64 बाइट्स का, 64 बाइट ब्लॉक। तो इस ब्लॉक के ना बहुत छोटे छोटे हिस्से होंगे, 8 हिस्से। ये जो पहला हिस्सा होगा, ये पहला हिस्सा होगा इसके फर्स्ट चिप के अंदर, जो दूसरा हिस्सा है वो सेकंड चिप के अंदर होगा, यानी कि जिसको चिप 1 बोलते हैं टेक्निकली। ऐसे करते करते जो लास्ट हिस्सा होगा 8 बाइट्स का, वो लास्ट चिप में होगा। तो अगर मैं बोलूं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर सीपीयू को कोई एक ब्लॉक चाहिए जो कि कैश में नहीं मिला, कैश ने रिक्वेस्ट किया रैम के पास कि क्या तुम्हारे पास ब्लॉक है, तो रैम बोलेगा हाँ मेरे पास ब्लॉक है। तो वो ब्लॉक कौन से वाले चिप से उठाया जाएगा? चिप 0 से उठाया जाएगा वो ब्लॉक, चिप 1 से डेटा निकालोगे तुम, या चिप 2 से, या फिर चिप 7 से? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बताओ। सही बोल रहे हैं सारे। 64 बाइट्स का अगर ब्लॉक था, तो शुरू के 8 बाइट्स कहाँ से मिलेंगे? चिप 0 से। तो पहले हमने चिप 0 पढ़ा, चिप 0 के अंदर जहां से भी डेटा था हमने निकाला। फिर चिप 1 से 8 बाइट्स निकाले, फिर चिप 2 से, फिर चिप 3 से। ये जो बाइट्स हैं ये बेसिकली क्या जा रहा है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि ये सीपीयू है, अगर तुम्हारा ये सीपीयू है, ये तुम्हारी कैश है, और ये तुम्हारी रैम है, ठीक है। सीपीयू और कैश के बीच में किसका ट्रांसफर होता है? वर्ड्स का। कैश और रैम के बीच में ट्रांसफर किसका होता है? पूरे के पूरे ब्लॉक का। लेकिन हमने एक टेक्निक देखी थी, तुम्हें याद है? उस टेक्निक का नाम क्या था, जिसमें हम एक था क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट। टेक्निक याद आ रही? क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट।
उसमें हम क्या करते हैं, रैम से हमने ब्लॉक तो ढूंढ लिया कौन सा है, ब्लॉक में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक उठा के, पर्टिकुलर वर्ड उठा के पहले कैश को दे देते हैं, ताकि वो ब्लॉक, वो जो वर्ड है वो हम सीपीयू को देते हैं, बाकी जो वर्ड्स हैं वो धीरे धीरे आते रहे। तुमने एक चीज देखी थी, हम जब रैम से कैश में डेटा ट्रांसफर कर रहे थे तो हम वर्ड बाय वर्ड कर रहे थे ट्रांसफर। इवेंचुअली तो हमने पूरा ब्लॉक ट्रांसफर किया। अगर 4 वर्ड्स थे, W1 W2 W3 W4, रैम के पास 4 वर्ड्स थे जो कि एक ब्लॉक बना रहे थे, ब्लॉक नंबर 501 बोल दिया मैंने, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक उठ के, रैम में था ये ब्लॉक, पूरा का पूरा जाएगा तो कैश में, लेकिन पहले मैंने W3 भेजा, फिर मैंने W4 भेजा, फिर W1 भेजा, फिर W2 भेजा, जा तो एक एक वर्ड करके ही रहे हैं, इवेंचुअली पूरा ब्लॉक जा रहा है, बट धीरे धीरे जाकर तो एक ही वर्ड रहा है। याद है सबको? हाँ, तो ये वर्ड्स का सीन था क्या, ये ऐसे था, सपोज करो कि 64 बाइट का तुम्हारे पास ब्लॉक था और उसमें 8 वर्ड्स थे, तो एक वर्ड यानी कि 8 बाइट्स का, तो पहला वर्ड इसने ट्रांसफर कर दिया, दूसरा वर्ड इसने ट्रांसफर कर दिया, तीसरा वर्ड हमने यहां से ले लिया, चौथा यहां से, फिफ्थ यहां से, सिक्स यहां से, सेवन यहां से और एट्थ यहां से। समझे? अब ये सपोज करो, ये जो लाइंस दिख रही है तुम्हें गोल्ड प्लेटेड, यहां से तुम्हारा डेटा ट्रांसफर होता है, तो पहले यहाँ से फर्स्ट वर्ड गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवे गए, ऐसे सारे धीरे धीरे जा रहे हैं। जब कैश में ये सारे के सारे पहुंचेंगे तो इन सबको अरेंज कर दिया जाएगा। अच्छा, हम थे रो कॉलम में, तो जो अब हमने बात की थी कि जो एड्रेस आया है हमारे पास कि हमें ये रिक्वेस्ट भेजी है हमने कैश से रैम के पास, तो उस एड्रेस में हमें सबसे पहले चैनल नंबर पता चलेगा कि हमें कौन से चैनल से डेटा उठाना है। फिर उस चैनल में जो रैम हमें मिलेगी, उस रैम की फ्रंट साइड से उठाना है या बैक साइड से, वो बताएगा रैंक नंबर। फिर हमने देखा कि अगर फ्रंट साइड हमने डिसाइड कर ली, जैसे सपोज करो कि फ्रंट साइड में हमारा डेटा पड़ा, तो फ्रंट साइड में हम सारी चिप्स का यूज करेंगे डेटा उठाने के लिए। लेकिन हमने देखा कि एक चिप के अंदर बहुत सारे बैंक्स होते हैं, जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा है, एक चिप के अंदर बहुत सारे बैंक्स। तो जो हमें पहला वर्ड उठाना है चिप जीरो से, वो या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है कि ये वाला हो। किसी एक बैंक में तुम्हें वो एक वर्ड मिलेगा, तो अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन से बैंक में कौन सा वर्ड उठाना है तुम्हें? तो तुम्हें कहीं ना कहीं पे बैंक नंबर भी पता चलेगा उस एड्रेस से। बैंक नंबर तो पता चलेगा ना, जो बैंक नंबर, जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास चिप्स थी, चिप जीरो, चिप वन, चिप टू, तो अगर चिप जीरो के बैंक नंबर टू से तुम डेटा उठा रहे हो, तो सेकंड वर्ड जो उठाओगे तो वो चिप नंबर वन के बैंक नंबर टू से ही उठाओगे। अब अगर तुम्हें थर्ड वर्ड उठाना है, तो थर्ड वर्ड चिप टू के बैंक नंबर टू से ही मिलेगा, यानी कि चिप्स अलग अलग है। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक उठाना है, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक का पहला वर्ड जिस बैंक में पड़ा होगा, दूसरा वर्ड भी वैसे ही बैंक में पड़ा होगा लेकिन किसी और चिप में। थोड़ा सा और देख लेते हैं। W1 था, W2, W3, W4, ये एक ब्लॉक था। ब्लॉक में बहुत सारे वर्ड्स थे, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे मल्टीपल बैंक्स में, बहुत सारे बैंक्स में थे। अब तुम्हें ये उठाना है, तो ये है चिप जीरो, चिप वन, चिप टू और ये चिप थ्री। तुम्हारा W1 तुम्हें चिप जीरो में मिलेगा, W2 चिप वन में, W3 चिप टू में, W4 मिलेगा चिप थ्री में। अब चिप जीरो के अंदर मल्टीपल बैंक्स हैं, तो सपोज करो तुम्हें वो वर्ड मिला बैंक नंबर 14 में, तो चिप वन में भी तुम बैंक नंबर 14 में ही जाओगे, चिप टू में भी बैंक नंबर सेम बैंक में, चिप थ्री में भी सेम बैंक में। अच्छा, एक बैंक में रोज होती है, कॉलम्स होती है, ये होती है रो वन, रो टू, मतलब जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, रो जीरो, रो वन, रो टू, रो थ्री।
वैसे ही कॉलम्स भी होते हैं, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। तो तुम्हारे पास इसी एड्रेस में कहीं ना कहीं तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कौन सी रो और कौन से कॉलम से उठाना है। जैसे सपोज करो कि तुम्हें पता चला कि रो 0 की कॉलम नंबर 2 से उठाना है डेटा, तो रो 0 में गए, कॉलम नंबर 2, ये तुम्हारा डेटा है, इसको उठाना है। तो बैंक 14 में अगर तुम्हें वो डेटा यहाँ पे मिल रहा है रो 0 कॉलम 2 पे, तो इस वाले बैंक में भी यहीं पे मिलेगा, इस वाले में भी यहीं पे, इस वाले में भी यहीं पे मिलेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके क्यों रखा हमारे ब्लॉक को। जहां पे मैंने पहले बताया था कि एक ब्लॉक ऐसा है, तो हो सकता है कि मतलब एक ही जगह पे रख लिया हम सारा का सारा डेटा। हमने अलग अलग चिप्स में डिवाइड ही क्यों किया? अलग अलग चिप्स में इसलिए डिवाइड किया ताकि पैरेललिज्म अचीव कर सकें। अगर हम चिप 0 से कुछ डेटा निकाल रहे हैं, तो इतने में चिप 1 में वो डेटा को रेडी कर लें निकालने के लिए। अगर पूरा का पूरा डेटा चिप 0 में ही होता, तो चिप 0 पहले हमें डेटा लाके देता फर्स्ट वर्ड का, फिर वापस चिप 0 जाता, फिर सेकंड वर्ड लाके देता, फिर थर्ड लाके देता, तो टाइम कंज्यूमिंग होता। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेसर जो है वो एफिशिएंट हो, प्रोसेसर के साथ साथ कैश भी एफिशिएंट हो, रैम भी एफिशिएंट हो। हम जितना टाइम कम कर सकते हैं किसी एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, हम उतना कम करना चाहते हैं। इसलिए हमने अलग अलग चिप्स में रखा डेटा, ताकि जब पहले चिप से हमारे पास डेटा आ रहा है, तो दूसरे तीसरे चौथे जो चिप्स है वो रेडी रहे अपना डेटा लेके, ताकि हम धीरे धीरे उनको भेजते रहें। ठीक है। अब तुम एक चीज बोल सकते हो कि यार मयंक, थोड़ी देर पहले तो तुमने बताया था कि इसको हम एक ब्लॉक बोलते हैं, अब तुमने क्या है कि ये जो एक पर्टिकुलर चीज है इसको हम एक वर्ड बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन जेन्युइन लग रहा है कि नहीं लग रहा? कि पहले तो जो एक स्क्वायर बनाया था उसको तुमने वो बोला था कि ब्लॉक, और अब तुम जो एक स्क्वायर बना रहे हो उसको एक वर्ड बोल रहे हो, ये है क्या चीज? आदित्य को लग रहा है कि जेन्युइन क्वेश्चन है, बाकी सब? क्योंकि फर्क तो है ना, ब्लॉक में मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। मैं पहले करता कि एक ब्लॉक है वो एक स्क्वायर, अब मैं कह रहा हूँ कि एक जो स्क्वायर है वो एक वर्ड है। अच्छा, क्वेश्चन जेन्युइन है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था एक पर्टिकुलर वर्ड की, तो ये मैं बैंक की बात कर रहा था। जब मैंने इस पूरे के पूरे ये जो पहले वाला जो मैंने बनाया, जब मैं इधर एक स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक चिप की बात कर रहा हूँ। चिप की भी नहीं कह सकते, लाइक ऑन एन एवरेज एक रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, समझे? मैं ये मानकर चल रहा हूँ इसके पीछे ये तुम्हारी चिप 0 है, ये तुम्हारी चिप 1 है, ऐसे ही तुम्हारी चिप 2 भी होगी कहीं पे। तो क्योंकि मेरे को जो डेटा उठाना है, अगर ये रो 0 है और कॉलम भी 0 है, इधर से मेरे को डेटा उठाना है, तो चिप 1 के भी रो 0 कॉलम 0 से उठाना पड़ेगा, चिप 2 के भी रो 0 कॉलम 0 से। तो जो ये वाला डेटा है यहाँ पे भी, ये जो ये वाला होगा और ये जो यहाँ पे, इस पूरे को एक ब्लॉक बोल रहा था मैं। ये जो एक ये सिंगल वर्ड है यहाँ पे, जिसकी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है ये सिंगल वर्ड है, ये भी एक सिंगल वर्ड है, ये भी एक सिंगल वर्ड है। लेकिन जब तुम नोटबुक रखते हो तो अलग अलग पेजेस थोड़ी दिखते हैं तुम्हें, तुम्हें तो एक सेम स्टैक में नजर आते हैं ना नोटबुक। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मेरे को एक स्टैक में नजर आ रही थी नोटबुक, और मैंने ऊपर से देखा तो मेरे को एक पूरा का पूरा ब्लॉक दिखा। अगर मैंने पेजेस अलग अलग कर दिया, फिर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मेरे को एक वर्ड दिख रहा है। एक सोचने का नजरिया, एक 3D में पर्सपेक्टिव हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है। हायरार्की रिपीट करता हूँ, देखो। सबसे पहले सीपीयू ने एड्रेस दिया कैश को कि मेरे को ये ब्लॉक चाहिए, कैश के पास नहीं था। कैश ने रैम को रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को ये ब्लॉक चाहिए। अब वो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कुछ बाइनरी नंबर्स में आ रही होगी, डिजिट्स में, 0 1 में। वो 0 1 का हम ब्रेकअप कर रहे हैं कि उससे अगर जो हमारे पास रैम के पास रिक्वेस्ट चाहिए उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से वो डेटा उठाना है, क्योंकि डेटा की तो कोई ना कोई लोकेशन होगी ना, हम रैंडमली कहीं से भी डेटा उठा के नहीं दे सकते। हमें वही डेटा देना है जिसकी रिक्वेस्ट की गई है, तो उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी। अब उस लोकेशन को डिस्क्राइब कैसे किया गया? उस लोकेशन को डिस्क्राइब किया जाता है बहुत सारे बाइनरी नंबर से। अब उन बाइनरी नंबर्स का हम ब्रेकअप देखते हैं। बाइनरी नंबर के जो बहुत सारे बाइनरी नंबर्स ये जो मैंने बना रखे हैं, ये वाले कुछ जो बिट्स हैं, यानी कि कुछ जो बाइनरी नंबर है, वो बताएंगे कि मेरे को चैनल 0 में जाना है या चैनल 1 में जाना है डेटा उठाने के लिए। अब मैं पहुंच गया चैनल 0 में, सपोज करो चैनल 0 में मैं पहुंचा, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक रैम पड़ी है, रैम का मॉड्यूल पड़ा।
अब उस रैम के मॉड्यूल में हो सकता है फ्रंट साइड में मेरा डेटा हो सकता है बैक साइड में मेरा डेटा हो। जैसे कि तुम ये रैम देख रहे हो, ये तो फ्रंट साइड दिख रही है तुम्हें इसकी, हो सकता है इसकी बैक साइड में मेरा डेटा हो। मैं कैसे इमेजिन करूंगा कि मेरे को कहाँ से डेटा उठाना है मेरा? तो मेरे को एड्रेस से पता चलेगा। इसी एड्रेस से मेरे को पता चलेगा कि मेरे को फ्रंट वाली रैंक से उठाना है, रैंक 0 से या रैंक 1 से। अब डिसाइड करो कि मेरे को रैंक पता चल गया, मेरे को मान लो पता चल गया कि रैंक 1 में मेरा डेटा पड़ा। अब उस पर्टिकुलर पूरे रैंक के अंदर मेरे को डेटा उठाना है। तो ऑब्वियसली अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो डेटा है वो किसी पर्टिकुलर चिप में नहीं होगा, वो अक्रॉस ऑल चिप्स बटा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये तो मुझे पता चल गया कि मेरे को सारी की सारी चिप से डेटा उठाना है। बट हर एक चिप में बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे बैंक्स होते हैं। मेरे को कौन से बैंक से डेटा उठाना है? तो मेरे को बैंक के बिट्स भी दी होंगी एड्रेस में। अब मुझे पता चल गया बैंक के बिट्स सपोज करो दी हुई थी 001। इसको मैंने डिकोड किया, मेरे को पता चला कि बैंक नंबर 1 के पास में मेरा डेटा है। तो मैं बैंक नंबर 1 के पास गया, बैंक 0 नहीं देखा मैंने, बैंक 1 के पास गया। अब बैंक 1 में बहुत सारे छोटे छोटे डेटा सेल्स है, बहुत सारे वर्ड्स पड़े हैं। मेरे को कौन सा वर्ड उठाना है वो मुझे पता चलेगा रो और कॉलम के नंबर से। वो रो और कॉलम नंबर भी मुझे एड्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं से दिए होंगे, मुझे पता चलेगा वहीं से। फिर मुझे पता चला कि पर्टिकुलर ये रो है, पर्टिकुलर ये कॉलम। अगर तुम्हें एक बार रो और कॉलम पता चल गया तो तुम्हारे पास एक ही वर्ड बचता है। वही वर्ड तुम्हें उठा के चिप 0 से देना है, वही वर्ड उठा के तुम्हें चिप 1 से देना है, उसी लोकेशन से उठा के तुम्हें वर्ड चिप 3 से 4 से देना है। समझे? बाकी सभी को समझ आया? आशिमा, आदित्य, अमन, अनमोल, अंशिका, आयुष, दिशा, दिव्यांशु, हिमांशु, कृष्णा, खुशी, कुलदीप, मोहित, पलक, पवन, पीयूष, राहुल, तान्या। चलो, चिप एंड बैंक सेम नहीं है। तुम्हारी एक नोटबुक जो होती है उसको तुम एक चिप बोलते हो, नोटबुक पर जो एक पेज होता है उसको एक बैंक बोलते हो। हमने ब्लॉक और वर्ड में डिस्टिंग्विश क्यों किया? वो तुम्हें एक इमेजिनेशन करवाने के लिए, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स जब तुम सोल्व करोगे ना, तो रट्टा मार के भी सोल्व कर सकते हो, सोच के भी सोल्व कर सकते हो। रट्टा मार के सोल्व करोगे तो तुमसे बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल होंगे, अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, और अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स भी आएंगे एग्जाम में। अगर तुम एक इमेजिन कर लेते हो ना, हम सबको क्या पसंद होता है? हम सबको कहानियां पसंद होती है। कहानियां हम याद रख सकते हैं। अगर कोई टीचर है, मान लो सपोज करो हमें कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है क्लास में, अगर वो सारी टेक्निकल टर्म्स हमें बताता रहे तो हम बोर नहीं हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा कुछ। अगर वही कुछ कहानी बना के हमें समझाए तो हमें समझ में आता है। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें इमेजिनेशन करवाई। अगर तुम पूरी इमेजिन कर पा रहे हो पूरी की पूरी सिचुएशन को, तो तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल्स करना आसान हो जाता है। इसलिए मैंने बताया कि मैं एक वर्ड को क्या बोल रहा था। जस्ट सपोज करो कि ये मेरे पास नोटबुक है, ठीक है। इस नोटबुक में ना मैंने एक चाकू लिया, नोटबुक में यहाँ से एक स्क्वायर काट लिया, तो जो अंदर के पेजेस है उनका भी एक एक स्क्वायर कटा होगा ना। तो ये जो मैंने पूरा का पूरा एक स्क्वायर काटा ना यहाँ से, जो पूरा का पूरा निकल के आया मेरे पास, बहुत सारे पेजेस के स्क्वायर है, बहुत सारे स्क्वायर्स है, उस पूरे को मैं एक ब्लॉक बोल रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पेज को खोला। पर्टिकुलर पेज का मतलब पर्टिकुलर बैंक को खोला। एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर मैंने अंदर एक स्क्वायर को काटा। वो जो स्क्वायर है वो मुझे वर्ड बताएगा। अब थोड़ा सा यार मैंने एग्जांपल थोड़ा सा गलत ले लिया मुझे लग रहा है। इस नोटबुक को वैसे तुम बोलते हो चिप नंबर। अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें मैंने इसको पूरा का पूरा रैंक माना है। मैंने माना कि ये जो रैंक था इसके अंदर बहुत सारी चिप्स थी, मैंने एक जो स्क्वायर कर लिया, तो हर चिप के अंदर से, हर बैंक के अंदर से मेरे पास एक छोटा छोटा वर्ड आया, उसको मैं एक ब्लॉक बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ जाना कि थोड़ा एग्जांपल देने के लिए ऐसे किया। चलो यहाँ तक पढ़ लिया, आगे क्या पढ़ाना था मैंने? ठीक है, एक पैरेललिज्म टर्म तुम्हें क्लियर हुई? पैरेललिज्म क्या होता है कि हम एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अलग अलग चैनल्स में, उसको बोल रहे हैं चैनल पैरेललिज्म। चैनल 0 से भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, चैनल 1 में भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, दोनों जगह से, ताकि हमारे पास जब चैनल 0 से डेटा आ जाए चैनल 1 से भी सेम टाइम पे आ जाए, हमें टाइम कम लगे। जहां हमें 4 इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने थे
तो हम 4 रिक्वेस्ट भेज रहे थे 4 अलग अलग टाइम पे, अब हम 2 अलग अलग टाइम पे 2 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, समझे? तो इसको बोलते हैं चैनल पैरेललिज्म। दूसरा था बैंक लेवल पैरेललिज्म। बैंक लेवल पैरेललिज्म में हम क्या करते हैं, सेम जो मैंने बताया कि ये थी चिप 1, तो चिप 0 तुम्हारी, ये चिप 1 थी, ये चिप 2 थी, ये चिप 3 थी। तुम सभी से डेटा निकाल रहे हो, इससे तुमने डेटा निकाला, तब तक इससे जो डेटा निकालना था वो रेडी है, इधर से भी डेटा रेडी है, इधर से भी डेटा रेडी है। बस क्योंकि जाने में एक एक करके जाएंगे, तो पहले इधर का डेटा गया, फिर इधर गया, फिर इधर वाला, फिर इधर गया। इसको भी पैरेललिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। टॉपिक है हमारा रो इंटरलिविंग। इंटरलिविंग का मतलब क्या होता है? तुमने कभी वो चीज ट्राई की है, एक नोटबुक यहाँ पे, एक नोटबुक यहाँ पे, हम क्या करते हैं कि एक पेज इस नोटबुक का किया, फिर एक पेज इस नोटबुक का लगा दिया, फिर इस नोटबुक का एक पेज, फिर इस नोटबुक का एक पेज। हम क्या कर, उसके बाद अगर तुम नोटबुक खींचने की कोशिश करते हो तो वो खुलती नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं होती। इंटरलिविंग का मतलब होता है ओवरलैप कर दिया तुमने चीजों को। ठीक है, तो रो इंटरलिविंग एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। ये तुम्हारा बैंक 0 है, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3। हमने स्पेशियल लोकेलिटी के बारे में पढ़ा था। अगर हम कैश के पास, ये मेरा कैश है, कैश के पास अगर रो 0 भेज रहे हैं, तो शायद हो सकता है रो 0 का कोई वर्ड भेज रहे हैं। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि हमें रो 1 का भी कोई वर्ड भेजना पड़ जाए। स्पेशियल लोकेलिटी है ना, कि अगर वो इसको यूज कर रहा है तो चांसेस है कि इसको भी यूज कर लें। अगर अगर एक ही बैंक के अंदर मैं रो 0 भी रखूं, रो 1 भी रखूं, एक सीन ये है, सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 क्या है कि बैंक 0 जो है, बैंक 0 में मेरी रो 1 है, और जो बैंक 2 है उसके अंदर मेरी रो 1 है। बेटर सिनेरियो कौन सा है? बेटर सिनेरियो सेकंड वाला है। क्यों? क्योंकि बैंक 0 को अगर रो 0 और रो 1 का कोई वर्ड भेजना है कैश के पास, तो उसने पहले रो 0 को भेजा, रो 0 वाले वर्ड को भेजा, वो गया, बैंक 0 थोड़ा खाली हुआ, फ्री हुआ, फिर उसने रो 1 वाले को भेजा। दूसरे सिनेरियो में क्या है कि जब बैंक 0 रो 0 के वर्ड को भेज रहा है, तो बैंक 1 ने रो 1 के किसी वर्ड को रेडी कर लिया भेजने के लिए, सारी जो प्रोसेसिंग करनी वो सब ऑलरेडी करके बैठा है। तो जैसे ही उसकी टर्न आएगी, उसको देर नहीं लगेगी अगला वर्ड भेजने के लिए, वो तुरंत भेज देगा। इसको बोलते हैं रो इंटरलिविंग। हम क्या कर रहे हैं कि रो 0 को बैंक 0 में रख रहे हैं, रो 1 को बैंक 1 में, रो 2 को बैंक 2 में, रो 3 को बैंक 3 में। अब फिर से रो 4 की बात आ रही है, तो रो 4 को बैंक 0 में रख रहे हैं, फिर रो 5 को हम बैंक 1 में रख रहे हैं, ऐसे बांट रहे हैं। ये बैंक 0 है, ये बैंक 1 है, ये बैंक 2 है, और ये बैंक 3। ये मैंने 3D रिप्रेजेंटेशन बनाई है अलग अलग पेजेस की। ठीक है, अगर तुम रो 1 इधर रख रहे हो तो रो 2 यहाँ पे रखो, रो 0 यहाँ पे, तो रो 1 यहाँ पे, रो 2 यहाँ पे, रो 3 यहाँ पे, फिर रो 4 को यहाँ पे रखो, रो 5 को यहाँ पे, रो 6 को, रो 7, ऐसे बांट दो ताकि हम पैरेललिज्म अचीव कर सकें। इसको बोलते हैं रो इंटरलिविंग। जब रो इंटरलिविंग होती है तो उसके लिए कुछ एड्रेस जो आया है ना हमारे पास कैश से, उसमें भी चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं?
हमें रो नंबर पता होगा, हमें कॉलम नंबर भी पता होगा, हमें ऑफसेट भी पता होगा। ऑफसेट यानी कि ब्लॉक ऑफसेट मान लो इसको, ब्लॉक ऑफसेट, काइंड ऑफ ब्लॉक ऑफसेट ये यूजुअली होता है। लेकिन जस्ट सपोज करो ब्लॉक ऑफसेट यानी कि बाइट इन अ वर्ड मान लो, बाइट इन अ वर्ड। तुम्हें वर्ड कहां से पता चलेगा? रो और कॉलम तुम्हें दे रखा है, जब तुम्हें रो कॉलम दे दे तो तुम्हें वर्ड भी पता चल गया। बाइट इन अ वर्ड का कॉन्सेप्ट अलग है कि उस वर्ड में कौन सा बाइट 1 बाइट 2 बाइट 3 वो अलग चीज है। तुम्हें रो कॉलम पता चल गया। सपोज करो कि कॉलम नंबर 00 था, ठीक है, एक पर्टिकुलर रो थी, एक पर्टिकुलर रो है, ये रो 0 है। रो 0 जो है उसके अंदर 4 कॉलम्स हैं सपोज, ठीक है। ये मेरा हो गया कोई एक वर्ड, ये अलग वर्ड हो गया, ये अलग वर्ड हो गया, ये अलग वर्ड हो गया। ये रो है, ये ब्लॉक नहीं है, ये रो है। रो के अंदर अलग अलग वर्ड्स पड़े, अलग अलग ब्लॉक्स के हैं, ठीक है। अब मुझे अगर ये वर्ड उठाना है, मैं चाहता हूं कि मैं अगला वर्ड भी उठाऊं जो कि रोज 1 का होगा, तो रो 1 इसके पीछे होगी कहीं पे, उसमें भी ऐसे 4 बंटे होंगे, तो मेरे को बाद में ये उठाना है क्योंकि ये रो 1 होगी। ये बैंक 0 में है, ये होगी बैंक 1 में। तो जैसे ही मैंने अपना वो उठा लिया कि मेरे को वर्ड मिल गया, मेरा पूरा का पूरा वर्ड मिल गया, तो मेरे को जैसे ही मैंने वर्ड निकाल लिया उसको मेरे को अगले वर्ड पे जाना है। अगला वर्ड मेरे को मिलेगा रो 1 के अंदर। तो जब मैं रो 0 से रो 1 पे स्किप कर रहा हूँ तो मेरा बैंक नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जो था ये 4 बाइट्स का वर्ड था। 4 बाइट्स में मैंने 1 बाइट रीड किया, सेकंड बाइट भी रीड कर लिया, थर्ड बाइट भी रीड कर लिया, फोर्थ बाइट भी रीड कर लिया। जैसे मेरे चारों बाइट्स रीड हो गए वैसे ही मेरे को इस पे जंप मारना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगा दूंगा बीच में, वो बिट्स होंगे बैंक के बिट्स। ध्यान से देखना, 4 बाइट्स का वर्ड था, तो मैंने 00, ये जो बिट्स है ये लास्ट वाले 2 बिट्स 00 उठाए, 01 भी उठाया, 1011। अब जैसे मैं इसमें एक और ऐड करूंगा 11 में, 0 पीछे 0 कितने भी लगा लो, इसमें मैंने 1 ऐड किया तो क्या बना, ये 0 बना, 0, ये देख रहे हो तुम, ये बिट्स थे बाइट इन अ वर्ड के, जो लास्ट वाली ये चीज है। ये जो बिट था ये था बैंक नंबर का, बैंक नंबर, ये दोनों बिट्स। तो जैसे ही तुम्हारे सारे बाइट्स तुमने उठा लिए एक पर्टिकुलर वर्ड के, उसके बाद जब तुम +1 करते हो वैसे तुम एक बैंक शिफ्ट कर जाते हो, और बैंक शिफ्ट करके भी कहां पहुंचे, उस वर्ड के 0th बाइट पे। 0th यानी कि जिसको हम 1 बोल देते हैं अभी नॉर्मल लैंग्वेज में, जो मैंने 1 2 3 4 लिखे थे, ऐसे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो 0th बाइट पे, तो ऑटोमेटिकली हम अगले बैंक के उस पर्टिकुलर वर्ड पे पहुंच चुके हैं। ये हमने कैसे अचीव किया, जो बैंक के बिट्स होते हैं वो हमने कॉलम नंबर और बाइट इन वर्ड के बीच में लगा दिया, ठीक है। अगर अगर मैं ये बैंक वाले बिट्स यहां पर ना लगा के यहां पर लगाता तो कॉन्सेप्ट बदल जाता। फिर क्या होता, जब मैं सारे कॉलम्स कवर कर लूं, ये रो थी, इसके कॉलम्स थे अलग अलग, ये रो थी, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, हर में एक वर्ड पड़ा है। इसका मतलब क्या होता, अगर मैंने बैंक के बिट्स यहाँ पे लगाए कि जब मैंने ये पूरी रो ट्रैवर्स कर ली, चारों कॉलम्स ट्रैवर्स कर लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर मैंने +1 किया, फिर मेरे को मिला बैंक नंबर 1 और उसके बाद 0 0, तो ये 0 0 तो वापस ऐसे वाले 0 ही आ गए, यानी कि मेरे कॉलम नंबर 0 पे जाना है, लेकिन अगले बैंक के कॉलम नंबर 0 पे। अब मैं क्या करूं, एक एक रो ट्रैवर्स कर रहा हूं। पहले क्या कर रहा था, मैं एक एक वर्ड ट्रैवर्स कर रहा था अलग बैंक्स में, अब मैं एक एक रो ट्रैवर्स कर रहा हूं। हमारा इसका यूज नहीं आता, हमारा यूज इसी का आता है जो मैंने ये वाला बताया, जो बैंक के बीच हम कॉलम और बाइट इन वर्ड के बीच लगा देते हैं। इसको बोलते हैं रो इंटरलीविंग। फिर आते हैं कैश ब्लॉक इंटरलीविंग पे।
कैश ब्लॉक इंटरलीविंग में कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमने एक ब्लॉक से डेटा उठाया, ये हमारे पास मल्टीपल चिप्स थी, चिप 0, चिप 1, चिप 2, चिप 3। हमारा ब्लॉक था ब्लॉक W1, W2, W3, W4। W1 यहाँ से मिला, W2 यहाँ से, W3 यहाँ से, W4 यहाँ से। अब स्पेशल लोकेलिटी क्या बोलती थी कि हमने अगर ब्लॉक 0 उठाया तो हम ब्लॉक 1 भी उठा लाते हैं, ब्लॉक 1 भी उठा लाते हैं, क्या पता सीपीयू को जरूरत पड़ जाए ब्लॉक 1 की, ब्लॉक 1 में कुछ और वर्ड्स पड़े होंगे। तो जब हम ब्लॉक 0 से ब्लॉक 1 पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ बिट्स चेंज करने पड़ेंगे ताकि हम एक ब्लॉक से अगले ब्लॉक पे अपने आप जा सके। इसके अंदर मल्टीपल बैंक्स होंगे, इसके अंदर भी मल्टीपल बैंक्स होंगे, इसके अंदर भी मल्टीपल बैंक्स होंगे, इसके अंदर भी मल्टीपल बैंक्स होंगे। ये पूरा चिप 0 था, ये पूरा चिप 1, ये पूरा चिप 2, ये पूरा चिप 3। तो कुछ ना कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम एक ब्लॉक से अगले ब्लॉक पे शिफ्ट हो सके। तो एक बार एड्रेस देखते हैं कि पूरा पूरा एड्रेस बनता कैसे है। जैसे ऊपर देखा था रो होता है, कॉलम भी होता है और कुछ बाइट इन वर्ड होते हैं, फिर हम बैंक वाले बिट्स एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रो वाले बिट्स हमारे पास एज इट इज रहते हैं, कॉलम वाले बिट्स भी हमारे पास एज इट इज रहते हैं, बैंक वाले बिट्स हमने लगा दिए थे, बैंक वाले बिट्स बाद में लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा बाइट इन वर्ड होता था। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे किया, ये रो हो गया हमारा, ये HC हो गया, ये हमारा बैंक हो गया, ये LC लो कॉलम और ये बाइट इन वर्ड। HC और LC क्या होते हैं, हाई कॉलम लो कॉलम। हाई कॉलम लो कॉलम क्या होता है, ये चीज तब क्लियर करेंगे हम जब हम असाइनमेंट का क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम ये चीज क्लियर करेंगे, अभी नहीं बता रहा मैं। बस एक बार ये समझो, जैसे रो इंटरलीविंग में हमने एड्रेस को कुछ मॉडिफाई किया था, वैसे कैश ब्लॉक इंटरलीविंग में भी हम एड्रेस को कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, एक बार देख लो जो अभी तक पड़ा। आयुष, डेटा मॉडिफाई कहाँ पे बोला था मैंने यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखो, हमने स्पेशल लोकेलिटी पढ़ी थी, टेम्पोरल लोकेलिटी पढ़ी थी। स्पेशल लोकेलिटी क्या बोलती थी कि अगर हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक को उठा के ला रहे हैं, मान लो ब्लॉक नंबर 416 है, तो हम चाहते हैं कि 417 को भी साथ में ले आए। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है 416 को अगर सीपीयू यूज कर रहा है तो 417 को भी सीपीयू यूज करेगा। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स है कि हम किस तरीके से ये चीज अचीव करते हैं। तो हमें पता है
कि तुम्हारे पास एक रैंक है, अगर रैम की, उस रैंक में बहुत सारे चिप्स लगे, ठीक है। अगर तुमने एक ब्लॉक को उठाया, एक ब्लॉक उठाया यानी कि 8 की 8 चिप्स में से तुमने कुछ कुछ वर्ड उठाए। अगर तुमने ब्लॉक को उठा लिया तो अगर तुम्हें अगले ब्लॉक पे जाना है, अगले ब्लॉक के जाने के पास जाने के लिए तुम्हें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना एड्रेस में। तुम वर्ड कैसे उठा रहे हो? तुमने पहला वर्ड उठाया, पहला वर्ड उठा के तुमने कुछ +1 किया होगा, +1 किया तो तुम अगले ब्लॉक पे भी गए, अगले पे गए, अगले पे गए, ऐसे कर रहे हो। ये चीज अपने आप हो रही है सीपीयू के अंदर, ये सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब एड्रेस जो तुम्हारे पास आया है, एड्रेस में हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं ताकि रो इंटरलीविंग। रो इंटरलीविंग का मतलब क्या था कि एक बैंक है तुम्हारे पास, एक बैंक एक टाइम पे एक ही सर्विस दे सकता है तुम्हें। अलग अलग बैंक एक ही टाइम पे अलग अलग सर्विसेज दे सकते हैं तुम्हें। अगर तुमने एक ही बैंक में मल्टीपल सेम कंसेक्यूटिव रोज स्टोर करवा ली, ठीक है, और तुम्हें रो 0 भी यहीं पे है इसी बैंक में, रो 1 भी यहीं पे है, रो 2 भी यहीं पे है, रो 3 भी यहीं पे है, तुम्हें बाय चांस दो चीजें एक्सेस करनी थी, रो 0 और रो 1, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव है, ठीक है। अगर तुमने एक ही बैंक के अंदर रख रखी है दोनों, तो पहले रो 0 एक्सेस हुई, फिर तुम गए रिक्वेस्ट सर्विस की, फिर तुम वापस आए, तुमने देखा रो 1 यहाँ पे, फिर तुमने रो 1 से कुछ डेटा उठाया, वो लाके दे दिया। वहीं पे अगर तुमने रो 0 को यहाँ पे स्टोर करवाया, रो 1 को किसी अलग बैंक में स्टोर करवाया, रो 1 का बैंक अगला था, तो जब बैंक 0 रो 0 को लाके दे रहा है, उसी वक्त बैंक 1 भी रो 1 को लाके दे सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, रो 0 को बैंक 0 में स्टोर करवाया, रो 1 को बैंक 1 में, अलग अलग बैंक्स में कंसेक्यूटिव रोज को स्टोर करवा रहे हैं ताकि हम उनको पैरेलली एक्सेस कर सकें। ये बिल्कुल ऐसे है कि तुम्हारे पास 8 शॉप्स थी, 4 शॉप्स थी, ठीक है, चारों शॉप पे एक एक शॉपकीपर है, ठीक है, और तुम 4 दोस्त हो, चारों दोस्त पहली वाली शॉप पे गए, तो पहले तुम्हारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी पहले की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। यहीं पे अगर तुम ऐसा करते हो कि पहला दोस्त इसके पास गया, दूसरा इसके पास, तीसरा इसके पास, चौथा इसके पास, तो तुम चारों एक ही बारे में अपना काम कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि शॉप्स क्या है, शॉप सभी शॉप्स में सेम सामान पड़ा, सेम सामान मतलब सेम आइटम्स पड़ी है, तो तुम ऐसे कर सकते थे। इसको बोल रहे रो इंटरलिविंग, कि तुमने जो इसको डेटा चाहिए वो इसमें रखा है, जो इसको डेटा चाहिए वो ये वाला दे रहा है, जो इसको चाहिए वो ये वाला दे रहा है, तो तुम पैरेललिज्म अचीव कर पा रहे हो। कैश ब्लॉक इंटरलिविंग सेम कॉन्सेप्ट है, स्पेशल लोकेलिटी हम इसी से अचीव करते हैं, कैश ब्लॉक इंटरलिविंग से। रो इंटरलिविंग एक कॉन्सेप्ट था जो समझाने के लिए होता है, कैश ब्लॉक इंटरलिविंग एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जिससे तुम स्पेशल लोकेलिटी अचीव कर पाते हो। कैश ब्लॉक इंटरलिविंग में क्या होता है, जैसे हम एक कैश ब्लॉक हमने उठा लिया, ऊपर वाले एग्जांपल में हम रो की बात कर रहे थे कि हम एक रो को उठा रहे हैं, बट एक्चुअल में जब हम कैश को, जो कैश होता है एक्चुअल में, कैश को जो हम डेटा दे रहे हैं, तो हम उसको कैश ब्लॉक नंबर 0 के साथ ब्लॉक नंबर 1 दे रहे हैं, हम रो नंबर 0 के साथ रो नंबर 1 नहीं दे रहे। समझो इस बात को, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट में होता है कि रो 0 के साथ हम रो 1 का डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, हमें ब्लॉक 0 के साथ ब्लॉक 1 का डेटा देना होता है। तो ये जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाला सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। जब हम ऐसे डेटा दे रहे हैं तो हमें एड्रेस उस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है, सीपीयू उसी तरीके से एड्रेस डिजाइन करके भेजता है कि जब आपने एक सर्विस, एक रिक्वेस्ट अचीव कर ली तो बाकी आप खुद से कर सको। तो उसका फॉर्मेट ये होता है। इस फॉर्मेट का एक्चुअल यूज कैसे हो रहा है ये तब हमें पता चलेगा जब हम असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, असाइनमेंट के क्वेश्चन हम करेंगे तो तब समझेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है। इसको बस देखो कि ऐसी चीज हो रही है। हमने कॉलम को, कॉलम अगर मान लो हमारा 11 बिट्स का था कॉलम नंबर, तो हमने 3 बिट्स यहाँ पे रख लिए, 8 बिट्स यहाँ पे रख लिए। बैंक के बिट्स क्यों बताया, ताकि हम बैंक नंबर चेंज करते रहें। ठीक है, समझ आया? सेम चिप में
डिफरेंट बैंक्स के लिए पैरेललिज्म अचीव हो सकता है। एग्जैक्टली नोटबुक देख लो, नोटबुक क्या, ये तुम्हारी एक चिप है, चिप नंबर 0। चिप नंबर 0 में बहुत सारे बैंक्स हैं। ये एक पर्टिकुलर एक ये वाली जो स्ट्रिप है दिख रही है तुम्हें, जो लास्ट वाला होता है, यहाँ पे सारे जो बैंक्स हैं वो अटैच है ना इस चिप से। यहाँ पे कॉमन बस होती है या कुछ भी कम्युनिकेशन पाथ पे होता है, जिससे सारे के सारे बैंक्स अटैच होते हैं। तो वहां से बैंक 0 से भी तुम डेटा लेके आ सकते हो, बैंक 1 से भी, बैंक 2 से भी। थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अगर ये तुम्हारा एक बैंक है ना, इस बैंक के अंदर मल्टीपल रोज होती है तुम्हारे पास। हर बैंक के साथ में एक नीचे अलग से एक रो होती है जिसको बोलते हैं रो बफर। अगर तुम्हें रो नंबर 1 उठाई तुमने, तो रो नंबर 1 उठ के इसके अंदर आ जाती है। ये एक बैंक की बात कर रहा हूँ। हर बैंक की एक अलग रो बफर होती है, हर बैंक के अंदर एक अलग रो बफर होती है। जिस रो को तुम अभी रीड करना चाह रहे हो, तो जब तुमने रो नंबर देखा, रो नंबर तुमने देखा 1, तो तुम पूरी की पूरी रो को यहाँ पे उठा के ले आए। फिर तुम्हें कॉलम नंबर पता चला, तो तुमने पता किया कि मेरे को कौन सा वर्ड उठाना है, फिर तुमने वो उठा के बाहर दे दिया कैश को। समझे? कैश ब्लॉक इंटरलीविंग में बैंक शिफ्ट करेगा। एड्रेस कैसे मॉडिफाई किया? देखो, ये तुम्हारी रो थी, ये वाली, ये देखो, ठीक है। रो तो तुम्हें पता है कि रो कौन सी उठाई है तुमने। रो के अंदर तुम्हें कॉलम से पता चला कि वर्ड कौन सा उठाया। जैसे तुम उस पूरे वर्ड को रीड कर लोगे, तो तुम चाहते हो कि मैं अगली रो पे चला जाऊं। अगर तुमने इस वर्ड को रीड कर लिया, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तो तुम अगले इसी वर्ड पे चले जाओ जो कि तुम्हारे शायद काम का नहीं है, या फिर जो इसके पीछे तुम्हारी अगली बैंक, अगला जो बैंक है, बैंक नंबर 1, उसके उसी वर्ड पे चले जाओ जो तुमने जैसे पहले उठाया। बस दो, ये देखो वापस बना देता हूँ। ये तुम्हारे बैंक 0 की मैंने एक रो बनाई है, इसी के पीछे मैंने बैंक 1 की एक रो बनाई है। ये वाली बैंक 0 की है, ये वाली बैंक 1 की है, ठीक है। तुमने बैंक 0 की इस वाले वर्ड को उठा लिया। अब तुम अगर चाहते हो कि मैं बैंक 0 के अगले वर्ड को उठा लूं, मतलब इस वाले को उठा लूं, तो तुम क्या करोगे? जो ये तुम्हारे पास रो का एड्रेस था, ये तुम्हारे पास कॉलम का था, ये तुम्हारे पास बाइट का था। आरसीबी क्या हुआ था? रो, कॉलम और बाइट। अगर तुम चाहते हो कि तुमने पहले ये वर्ड उठाया एक बैंक से, फिर तुम ये उठाओ, फिर तुम ये उठाओ, फिर तुम ये उठाओ, जब एक पूरी रो कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद तुम ये उठाओ, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर तुम ऐसे चाहते हो, तो तुम बैंक के बिट्स यहाँ पे रखोगे। बैंक के बिट्स यहाँ पे क्यों? क्योंकि तुमने देखा कि बाइट नंबर चेंज कर रहे हो तुम पहले। बाइट नंबर चेंज करके यानी कि तुम इसी वर्ड को प्रोसेस कर रहे हो। इसी वर्ड का बाइट नंबर 1 तुमने रीड किया, 2 रीड किया, 3 किया, 4 किया, रीड कर लिया। तो तुमने पूरे 4 बाइट्स रीड कर लिए, तो तुमने यानी कि ये पूरा वर्ड रीड कर लिया। अब तुम अगले, मतलब एक तुमने बाइट्स को रीड कैसे किया? बाइट्स के बिट्स ये थे ना 0 0, तुमने इसको रीड कर लिया, तुमने इसको रीड कर लिया, +1 हुआ यहाँ पे, फिर तुमने +1 किया यानी कि ये इसको रीड कर लिया, फिर तुमने बिट्स में +1 किया, तुमने ये रीड कर लिया। अब तुम +1 करोगे तो वो 1 0 0 बनेगा। समझ रहे हो? जब तुमने +1 ये वाला किया स्टेप, तो तुमने क्या किया? ये बिट ही थे बाइट के, ये वाला कॉलम बिट था, तो तुमने कॉलम को 1 से इंक्रीज कर दिया। तो यानी कि जब तुमने पहला वर्ड रीड कर लिया, अब तुम सेकंड वर्ड रीड करने जा रहे हो, क्योंकि सेकंड वर्ड का मतलब अगला कॉलम। ये तब था जब तुमने बैंक के बिट्स यहाँ पे लगाए। अगर वही केस होता, सेम आरसीबी वाला, ये आर है, ये आर है, ये सी है और ये बी है। अगर तुम बैंक के बिट्स यहाँ पे लगाओ, तो जब यहाँ पे कॉलम बिट अपडेट हो रहा था, तो इस बार बैंक का बिट अपडेट होगा। तो तुम कॉलम शिफ्ट करने की बजाय तुम पूरा का पूरा बैंक शिफ्ट कर जाओगे। समझ आया? हम जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो इस बेसिस पे है कि हमें शिफ्ट क्या करवाना है। क्या हमें एक वर्ड लेने के बाद अगले कॉलम से वर्ड उठाना है, या फिर एक वर्ड लेने के बाद अगले बैंक से अगला वर्ड उठाना है?
वो डिपेंड करता है कि हम बिट्स कहाँ पे रख रहे हैं, बैंक के बिट्स इधर रख रहे हैं कि इधर रख रहे हैं कि स्टार्टिंग में रख रहे हैं, वो बताता है। भाई गले आज भी खराब होने वाले हैं मेरे। अच्छा, उसके बाद हमारा टॉपिक है ठीक है, हमने ब्लॉक रिप्लेसमेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, उसमें हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स थी, लीफो फीफो। वैसे यहाँ पे डी रैम की शेड्यूलिंग होती है, यहाँ पे बोलते हैं डी रैम शेड्यूलिंग पॉलिसीज। इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारी रैम है, ठीक है। इस रैम के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही है कि मेरे को ये डेटा चाहिए, ये डेटा चाहिए, ये डेटा चाहिए। रिक्वेस्ट कैसी फॉर्म में जा रही है, मान लो कि रिक्वेस्ट गई कि मेरे को पहले रो 0 का कॉलम 1 उठाना है, फिर रिक्वेस्ट गई रो 1 का कॉलम 0 उठाना है, रो 5 का कॉलम 2 उठाना है, रो 4 का कॉलम 1, फिर रो 0 का कॉलम 2 उठाना है। हमने देखा कि एक बैंक जो होता है, हर बैंक के नीचे एक रो बफर होता है, ये खाली होता है स्टार्टिंग में। तुमने अगर रो 0 कॉलम 1 को मंगवाया तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि रो 0 है, तुमने ये जो रो थी इसको उठा के यहाँ पे ला दिया। इस चीज को बोलते हैं एक्टिवेट करना। याद रखना ये कीवर्ड्स हैं, एक्टिवेट। एक्टिवेट कब होता है, जब हम किसी रो को उठा के रो बफर के अंदर ले आए, ठीक है। अब हमें हमारे पास पूरी रो आ गई, पर हमें ऑब्वियसली पूरी रो नहीं लेके जानी, हमें रो में से एक वर्ड को चूज करना है। अब उस वर्ड को कैसे चूज करें, रो में 4 वर्ड्स थे, 4 वर्ड्स यानी कि 4 कॉलम्स थे। अब हमें पता था कि रो 0 का कॉलम 1 उठाना था, तो ये कॉलम 1 है हमारा, ये कॉलम 0 था, ये कॉलम 1 है, तो हमने ये उठा के इधर से कैश में भिजवा दिया, इधर से या इधर से कैश में भिजवा दिया। अब हमने डेटा सप्लाई किया, जस्ट इमेजिन करो कि अब बारी आती है रो 1 की, क्योंकि ये रिक्वेस्ट 1 थी, ये रिक्वेस्ट 2 थी, रिक्वेस्ट 2, रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 3, ऐसे। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है इसको वापस यहाँ पे जाके स्टोर करवाना पड़ेगा, फिर जो रो 1 है फिर मैं रो 1 को उठा के लेके आऊंगा। तो तुम खुद सोच सकते हो कि मेरे को टाइम लग रहा है, रो जो मैं लेके आया था उसको मेरे को वापस छोड़ के आना पड़ रहा है, फिर मेरे को अगली रो उठा के लेके आनी पड़ रही है। जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट 1 तुम पहले प्रोसेस करोगे, फिर रिक्वेस्ट 2 करोगे, फिर रिक्वेस्ट 3 करोगे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, FCFS, इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट रेडी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट रेडी का मतलब, तुमने देखा रिक्वेस्ट 1 प्रोसेस की, रिक्वेस्ट जब तुमने प्रोसेस की तो रो बफर के अंदर रो 0 पड़ी है ऑलरेडी, तो तुम देखोगे क्या मेरे पास रो 0 वाली कोई और रिक्वेस्ट है, मेरे पास रिक्वेस्ट नंबर 5 है रो 0 की, तो तुम क्या करोगे, उसके बाद रिक्वेस्ट नंबर 5 प्रोसेस कराओगे। इससे फायदा क्या हुआ, तुम्हारे पास रो ऑलरेडी आई पड़ी थी, तो तुम्हें वो टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगा, रो को छोड़ के आए, रो को लेके आए, वो टाइम नहीं लगा। तुमने पहले रिक्वेस्ट 1 करवाई, फिर तुमने रिक्वेस्ट 5 कराई। रिक्वेस्ट 5 के लिए तुम्हें क्या करना था, जहां कॉलम नंबर 1 तुमने उठाया, अब तुम्हें कॉलम नंबर 2 उठाना है, तो तुम्हारा टाइम बचा। ये पॉलिसी होती है फर्स्ट रेडी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यहाँ पे होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक्टिवेट किसको बोलते हैं, जब तुम रो को उठा के ला रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक होता है प्री चार्ज, और एक और चीज होती है, तीसरी चीज रुको देखने को क्या थी, रीड राइट। ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सी है, क्या ही पता। तीन चीजें होती है, एक्टिवेट, प्री चार्ज और रीड राइट।
एक्टिवेट का मतलब तुमने रो को उठाए लेके आए, फिर तुमने उस पर रीड राइट परफॉर्म किया, फिर जब तुम रो को छोड़ के आ रहे हो और फिर अगली रो को लेके आ रहे हो, इसको बोलते हैं प्री चार्ज। एक्टिवेट का मतलब रो को लेके आ रहे हो, फिर तुमने रीड राइट किया, फिर तुम रो को छोड़ के आ रहे हो, उसको बोल रहे हैं प्री चार्ज। छोड़ के आना प्री चार्ज, लेके आना एक्टिवेट, और उस पर परफॉर्म करना कुछ, तो उसको रीड राइट ऑपरेशन। ये 3 चीजें होती हैं। अगर मैं पहली पॉलिसी के हिसाब से चलूं, FCFS, तो रिक्वेस्ट 1 के लिए पहले मेरे को रो को एक्टिवेट करना पड़ा, फिर मैंने उस पर रीड ऑपरेशन किया, फिर मैंने उसको प्री चार्ज किया। प्री चार्ज को अगले स्टेप में लिख लेते हैं। फिर जब रिक्वेस्ट 2 आई थी, रिक्वेस्ट 2 के लिए मेरे को प्री चार्ज करना पड़ा, मेरे को रो छोड़ के आनी पड़ी, फिर मेरे को एक अलग रो एक्टिवेट करनी पड़ी, फिर मेरे को रीड करना पड़ा। फिर रिक्वेस्ट 2 में भी ये होगा, रिक्वेस्ट 3 में भी होगा, रिक्वेस्ट 4, 5 सब में ये होगा। ठीक है। जब मैं FRFCFS की बात कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट 1 में क्या किया मैंने, एक्टिवेट किया रो को, उसको रीड कर लिया। अगर मैं रिक्वेस्ट 5 करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो मेरे को सारे स्टेप फॉलो करने पड़ रहे थे। अब क्या करना पड़ रहा है मेरे को प्री चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे को एक्टिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे को जो रो चाहिए वो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ रीड कर लिया। जो ये वाला टाइम था ना, ये मेरा बच गया। समझे? समझ आया ये सब? ज्यादा यूजफुल क्या है, FCFS यूजफुल है या फिर FRFCFS यूजफुल? लास्ट वाला दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे किया क्या है हमने, कि एक बैंक था तुम्हारे पास, एक बैंक के नीचे एक रो बफर था। अगर तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आई कि मेरे को रो 0 का कुछ कॉलम 1 उठाना है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम रो 0 को पूरा का पूरा यहाँ पे उठा के ले आओगे, यहाँ से खाली कर दोगे, यहाँ पे ले आओगे। फिर जो रो थी उसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स थे, ऑब्वियसली अलग अलग कॉलम्स थे। तुम्हें पता चला कि कॉलम 1 उठाना है, तो तुमने ये उठाया, ये उठा के दे दिया, जिसको सप्लाई करना है तो तुमने कर दिया। फिर तुम्हें बोला जाता है कि इस बार रो 1 का कॉलम 0 चाहिए, तो ये तो रो 0 थी ना तुम्हारी, इससे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुमने रो 0 को वापस यहाँ पे स्टोर करवाया। फिर जो अगली रो थी, रो 1, उसको उठा के तुम यहाँ पे लेके आए। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि रो उठा के लेके आने में, रो को वापस छोड़ के आने में टाइम लगता है। ठीक है। जब तक तुम रो को छोड़ के आ रहे हो, रो को उठा के आ रहे हो, तब तक तुम कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे। जो फर्स्ट अप्रोच थी, फर्स्ट अप्रोच कहती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो रिक्वेस्ट तुम्हारे पास पहले आई है उसको पहले प्रोसेस करो, यानी कि रिक्वेस्ट नंबर 1 पहले होगी, उसके बाद रिक्वेस्ट नंबर 2 होगी, उसके बाद रिक्वेस्ट नंबर 3 होगी, फिर 4, फिर 5, ऐसे होगी। तो रिक्वेस्ट नंबर 1 के लिए तुमने क्या किया था, पहले उस रो को तुमने एक्टिवेट किया। रो एक्टिवेट करने का मतलब तुम उसको रो को लेके आए, उसमें से तुमने रीडिंग की, जो तुम्हें डेटा निकालना था वो तुमने निकाला। फिर रिक्वेस्ट नंबर 2 के लिए तुमने क्या किया, क्योंकि रो 1 है, तो रो 1 तो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो तुमने पहले प्री चार्ज किया। प्री चार्ज किसको किया, रो 0 को। फिर तुमने एक्टिवेट किया, प्री चार्ज किया था रो 0 को, एक्टिवेट किया रो 1 को, फिर तुमने उस पर रीड किया। फिर रिक्वेस्ट 1 में क्या किया तुमने, रिक्वेस्ट सॉरी 3, ये 3 थी, 3 में तुम्हें रो 5 चाहिए, तो तुमने प्री चार्ज किया रो 1 को, जो ये वाली 1 थी, फिर तुमने एक्टिवेट किया रो 5 को, और फिर तुमने कंटेंट रीड किया। फोर्थ रिक्वेस्ट के लिए तुमने क्या किया, तुमने पहले प्री चार्ज किया 5th को, फिर तुमने एक्टिवेट किया 4th रो को, फिर तुमने रीड किया रो 5, मतलब रिक्वेस्ट 5 के लिए क्या किया, तुमने प्री चार्ज किया रो 4 को, एक्टिवेट किया तुमने रो नंबर 0 को, क्योंकि 0 मांग रहा है ना यहाँ पे, रो नंबर 0, और तुमने रीड किया कंटेंट। अगर ये सब हो रहा था FCFS के साथ, अगर मैं बात करूं फर्स्ट रेडी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसमें क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो लगेगा, लेकिन हम देख लेंगे कि हमारे आसपास कहीं हमें सेम रो की जरूरत तो नहीं पड़ रही। इसमें हमने पहले रिक्वेस्ट 1 प्रोसेस की, हमने देखा रिक्वेस्ट 1 में हमें कौन सी रो निकाल ली है, हमने रो 0 निकाल ली। तो क्या आसपास हमें रो 0 दिख रही है कहीं पे, हाँ दिख रही है रिक्वेस्ट 5 में, तो हम रिक्वेस्ट 5 को प्रोसेस कर देंगे। फिर रिक्वेस्ट 2, रिक्वेस्ट 3, और फिर रिक्वेस्ट 4।
अब हमें इसमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे देखो तुमने पहले 5 बार तुमने क्या किया, एक्टिवेट किया, 5 बार तुमने रीड किया और 4 बार तुमने प्री चार्ज किया। अगर इन सबको तुम देखो तो ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी हम कम कर पाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। हम ऑब्वियसली रीड को तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि रीड जितना कंटेंट है उतना तो रीड करना पड़ेगा उतनी बार हमें। तो 5 रीड है तो 5 रहेंगे। हम एक्टिवेशन को कम कर सकते हैं, हम प्री चार्ज को कम कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है। तो अगली जो टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट 1 के लिए ऑब्वियसली क्या किया था हमने, हम एक्टिवेट करेंगे रो नंबर 0 को। ठीक है, ऊपर ये देखते रहना, ये सब जो है हमने एक्टिवेट किया रो 0 को, हमने रीड कर लिया कंटेंट। अब रिक्वेस्ट 5 क्या थी, रो 0। तो रो 0 तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है ना, हमें जरूरत ही नहीं है उसके उसको वापस एक्टिवेट करने की। ना हमें प्री चार्ज करने की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर C2 निकाल रहे हैं, डेटा तो पड़ा ही ऑलरेडी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ रीड किया। रिक्वेस्ट 2 क्या थी, कि तुम रो 1 को लेके आओ। तो अभी रो 1 हमारे पास नहीं थी, तो हमने पहले प्री चार्ज किया रो 0 को, फिर हमने एक्टिवेट किया रो नंबर 1 को, फिर हमने रीड किया। रिक्वेस्ट 3 में हमने प्री चार्ज किया 1 को, जो ये वाला 1 था, एक्टिवेट किया 5 को और रीड किया। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, प्री चार्ज किया 5 को, एक्टिवेट किया 4 को और रीड किया। यहाँ पे देखो तुमने रीड कितनी बार किया, 5 बार। तुमने एक्टिवेट कितनी बार किया, 1 2 3 4 बार। तुमने प्री चार्ज कितनी बार किया, 1 2 3 बार। मुझे लग रहा है वहां पे, हाँ ठीक है, रीडिंग जो था वो 5 ही रहना था, रीडिंग 5 ही रहा। जो एक्टिवेशन था तुम्हारा वो 5 था, वो एक कम हो गया इस वाले स्टेप में। जो प्रीचार्ज तुम्हारा 4 था वो एक कम हो गया इसी वाले स्टेप में। तो इससे हमें फायदा मिला। अब आया समझ। राइट तुम करवा सकते हो, राइट के लिए तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आएगी कैश से। सीपीयू कैश को भेजेगा नया रिजल्ट, कैश रैम को भेजेगा नया रिजल्ट जो नया राइट करवाना है, फिर यहाँ पे राइट भी हो जाएगा। रीड और राइट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज जो मैंने तुम्हें रिफ्रेश के बारे में बताई थी, रिफ्रेश कैसे करते थे हम। रिफ्रेश क्या था, रिफ्रेश ये था कि जो हमारी जो रैम रोज है, ये रो है, रो के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो जो वर्ड्स हैं उनका डेटा है, वो डेटा क्या बाइनरी नंबर में ही तो है, 1 0 0 कुछ कुछ ऐसा होगा डेटा। वो डेटा जो है वो लूज हो जाता है ओवर टाइम, जो 1 है वो 0 में बदलने लग जाते हैं, तो हम नहीं चाहते। तो रिफ्रेश कैसे करते हैं हम, रिफ्रेश करने का सिंपल सा तरीका है, हर रो को कुछ कुछ टाइम बाद रो बफर में ले आओ। रो बफर में जब तुम लाते हो तो सारी की सारी चीजें पूरी फुल चार्ज हो जाती है, क्योंकि रो बफर में जब तुम ला रहे हो तो तुम कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो ना उसको वहां पर लेके आने में। तो जो पूरी रो है ना वो पूरी चार्ज हो जाती है 5 वोल्ट में। तो रिफ्रेश ऐसे ही करते हैं हम, हर छोटे छोटे टाइम के बाद हर एक रो को लेके आते रहते हैं। जैसे अभी रो 0 को लेके आया मैं यहाँ पे, फिर अगली रो जो थी उसको ले आया थोड़ी देर बाद में, फिर अगली रो को ले आया थोड़ी देर बाद में। तो ये पूरी की पूरी जो रोज है वो रिचार्ज हो रही है, इसी को रिफ्रेश करना बोलते हैं। ठीक है, डी रैम रिफ्रेश का मतलब होता है एक्टिवेट प्लस प्रीचार्ज ईच रो। एक्टिवेट करो हर रो को, उसको प्रीचार्ज कर दो, यहां से लाए यहां से वापस रख दिया। ठीक है, अब एक छोटा सा रह गया टॉपिक, उसके बाद हम आज का सेशन एंड करने वाले हैं। इस टॉपिक को बोलते हैं रो बफर
मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है। देखो बिल्कुल रिलेट करके चलना, ये जो रिक्वेस्ट है ना, इन रिक्वेस्ट को हम फिर से देखेंगे। ये मैंने बैंक बनाया है एक पर्टिकुलर, इस बैंक में मेरे पास बहुत सारी रोज है, मेरे पास नीचे रो बफर भी है, ठीक है। अब तुम्हें पता है एक्टिवेट करने में और रिचार्ज प्रीचार्ज करने में टाइम जाता है थोड़ा, ठीक है। तो दो तरीके हैं, मान लो रिक्वेस्ट वन थी, रिक्वेस्ट वन आई, इसने प्रोसेस की यहाँ पे रिक्वेस्ट वन कंप्लीट कर दी। अब रिक्वेस्ट वन कंप्लीट करके ये तुम्हारा बैंक है, बैंक से रिक्वेस्ट वन कंप्लीट होने के बाद जा रही है। अब ये जो टाइम जा रहा है, यानी कि जिस टाइम में रिक्वेस्ट वन कंप्लीट होकर जा रही है, उस टाइम में तुम क्या करते हो? उस टाइम में बैंक तो फ्री है, जो बीच में बस है, बस का काम चल रहा है, अभी बैंक तो फ्री हो गया जैसे उसने रिक्वेस्ट वन क्लियर करके भेज दी। तो हम देख रहे हैं कि बैंक के जो बफर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जब अगली रिक्वेस्ट आएगी रिक्वेस्ट टू, तो बैंक के बफर में हम क्या कर सकते हैं, पहले रिक्वेस्ट वन गई, जब रिक्वेस्ट वन गई उसके बाद रिक्वेस्ट टू आई, ठीक है। इतने में हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो जो हमारे पास रो थी उसको प्रीचार्ज कर दें ऑलरेडी, मान लो रो जीरो खुली हुई थी, रो जीरो को हमने प्रीचार्ज कर दिया और रो बफर को एम्प्टी कर दिया। एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि हम कुछ नहीं करते, जो रो हमारे पास पड़ी है उसी रो को पड़े रहने देते हैं, रो जीरो पड़ी थी, रो जीरो पड़े रहने दी। पहला सिनेरियो क्या कहता है कि जब तक हमने रिक्वेस्ट वन कंप्लीट करके बस में डाल दी कि भाई तू वैल्यू ले जा, तो जब तक वो वैल्यू ट्रांसफर होकर जा रही है उतने में हम क्या कर सकते हैं, उसी टाइम को टाइम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम रो जीरो को प्रीचार्ज कर सकते हैं। क्यों प्रीचार्ज कर रहे हैं? ताकि अगली जो रिक्वेस्ट अगर रो वन की आ रही है, रो टू की आ रही है, तो हमें प्रीचार्ज तो करना ही था ना, तो हमने पहले कर लिया, हमने टाइम मैनेज कर लिया, थोड़ा टाइम सेव कर लिया, यूटिलाइज कर लिया टाइम रो को ऑलरेडी प्रीचार्ज करके। दूसरा सिनेरियो क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि शायद हो सकता है अगली रिक्वेस्ट जो हमारे पास आए वो रोज जीरो की आ जाए, तो हमें ना तो प्रीचार्ज करना पड़ेगा ना एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो टाइम बच जाएगा, हमारा रिसोर्सेज भी बच जाएंगे। तो ये दो सिनेरियोज है। जो पहला सिनेरियो है इसमें तुम रो को जैसे ही तुमने रिक्वेस्ट कंप्लीट करके भेजी उसी टाइम पे तुमने रो को प्रीचार्ज कर दिया, प्रीचार्ज कर दिया, इसको बोलते हैं क्लोज रो पॉलिसी। जब तुम किसी रो को एक्टिवेट करते हो ना, तो उसको बोलते हैं कि रो को तुमने ओपन कर दिया। जब तुमने किसी रो को प्रीचार्ज कर दिया तो उसका मतलब तुमने रो को क्लोज कर दिया, ठीक है। रो को एक्टिवेट कर रहे हो तो मतलब तुमने रो को ओपन कर दिया, ओपन फॉर एक्सेसिंग। जब तुमने प्रीचार्ज कर दिया किसी रो को तो उसे बोलते हैं कि तुमने रो को क्लोज कर दिया, अब तुम उससे एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस तुम उसे वापस एक्टिवेट करो, ठीक है। ठीक है, जो पहला सिनेरियो था उसमें तुमने जैसे रिक्वेस्ट वन कंप्लीट करके भेजी, तुमने रो को प्रीचार्ज कर दिया, और ये होती है क्लोज रो पॉलिसी। दूसरी होती है ओपन रो पॉलिसी। ओपन रो पॉलिसी, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक उम्मीद लेके चलते हैं कि अगर अभी रो जीरो खुली हुई है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो हम उसको क्लोज नहीं करेंगे, उसको प्रीचार्ज नहीं करेंगे। हमारे पास उम्मीद है कि जो अगली रिक्वेस्ट हमारे पास रिक्वेस्ट नंबर टू आएगी वो हमें जीरो के बारे में ही डिमांड करेगी, रो जीरो ही डिमांड करेगी हमसे। इसको बोलते हैं ओपन रो पॉलिसी। दोनों के अलग अलग फायदे नुकसान है, तो थोड़ा सा करके देखते हैं ना। तुम्हें पूरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। तुम्हारे पास पहली एक्सेस आई रो जीरो की, ठीक है।
तुम्हारी पॉलिसी चल रही थी ओपन रो, तुम्हारे पास रिक्वेस्ट चाहिए रो 0 की। अब नेक्स्ट एक्सेस अगर तुम्हारी रो 0 की हो जाती है तो तुम्हारे पास रो हिट हो गया, तुमने सीधा रीड कर लिया। दूसरा सिनेरियो देखते हैं, तुम्हारे पास ओपन रो थी, रो 0 थी तुम्हारे पास पड़ी थी, अब अगली जो रिक्वेस्ट है वो रो 1 की आ गई, तो वो रो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तुम्हें रो चेंज करनी पड़ेगी, तो तुमने प्री चार्ज किया, फिर एक्टिवेट किया रो 1 को और फिर रीड कर लिया। तीसरा सिनेरियो क्या है, तुम्हारे पास क्लोज रो पॉलिसी थी, तुम्हारे पास रो 0 पड़ी थी और नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी रो 0 ही आनी थी, तो तुमने रीड कर लिया, रो हिट हो गया। ये तब है जो एक्सेस है वो रो बफर में पड़ी है, लाइक रो 0 अभी बफर में ही पड़ी है और जो रिक्वेस्ट है वो भी बफर में है, यानी कि वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है अगली रिक्वेस्ट। अगर वो रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हुई है अभी, तो फोर्थ सिनेरियो पे आ रहे हैं। फोर्थ सिनेरियो क्या कह रहे हैं कि जो पॉलिसी थी वो क्लोज रो पॉलिसी है, जो अभी एक्सेस हुई फर्स्ट वो रो 0 थी, अगली एक्सेस भी रो 0 होने वाली है, लेकिन जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस नहीं हुई है अभी तक, वो बाद में प्रोसेस होगी इन फ्यूचर। तो इतने टाइम के बीच में हमने क्या कर लिया, इतने टाइम के बीच में हमने पहले क्या किया, पहले प्रीचार्ज किया था हमने, अब हमने फिर से वापस एक्टिवेट किया रो 0 को, फिर हमने रीड कर लिया। ये थोड़ा जो ऑर्डर दे रखा है थोड़ा गलत दे रखा है। फिफ्थ सिनेरियो क्या था कि क्लोज रो पॉलिसी थी तुम्हारे पास, फर्स्ट एक्सेस रो 0 का हुआ, अगली एक्सेस रो 1 की होनी है, तो तुमने पहले तुमने प्रीचार्ज किया रो 0 को, फिर तुम एक्टिवेट करोगे रो 1 को और फिर तुम रीड करोगे, फिर तुम वापस प्रीचार्ज कर दोगे रो 1 को। ये पूरी वो रहेगी स्कीम तुम्हारी। ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, एक नाइन्थ का ना एक छोटा सा टॉपिक बचता है हार्ड ड्राइव पे। हमने रैम कवर कर लिया, हमने कैश कवर कर लिया, बचता है हार्ड ड्राइव। ये जो वीडियो है इसका लिंक मैं शेयर करूंगा, ये तुम्हें खुद से देखनी है। क्यों खुद से देखनी है, क्योंकि ये पूरी थ्योरेटिकल बेस है। मैं थोड़ा थोड़ा अभी समझा देता हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें हेल्प हो जाए। तुम चाहो तो 2x करके देख लेना इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं हम, हार्ड ड्राइव में क्या क्या चीजें होती है, ये देख लो। हार्ड ड्राइव ऐसी होती है, हार्ड ड्राइव के अंदर ये सिस्टम बना होता है जो राइट में है। ये जो एक तुम्हें स्टैंड दिख रहा है, ये स्टैंड ना कॉन्टैक्ट करता है बहुत सारी सीरीज के साथ। तुमने सीरीज तो देखी है जो पहले सीपीयूज में हम यूज करते थे, बहुत सारी सीरीज होती है। हर सीडी के साथ ना ये कर सकता है कॉन्टैक्ट। हर सीडी के अंदर हम बहुत सारे ट्रैक्स बनाते हैं। ट्रैक्स कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ ध्यान से एक मिनट। ये तुम्हारा स्टैंड है, स्टैंड बहुत सारी सीरीज के साथ कॉन्टैक्ट में है, हर सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं डेटा लिखा है, ठीक है। तो स्टैंड कॉन्टैक्ट में तो हर किसी के साथ है, पर जुड़ा सिर्फ एक के साथ, एक बारी में एक के साथ ही रहेगा, ठीक है। डेटा वहीं से रीड करेगा जिसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। नीचे इसके पास मतलब ऑब्वियसली दो हैंड होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं। ये तुम्हारा स्टैंड था, मान लो दो सीरीज थी, तो दोनों सीरीज के पास इसके हाथ होंगे इस स्टैंड के। जिस सीरीज से इसको रीड करना है कंटेंट, उसी सीडी में चार्ज जाएगा, फ्लो होगा और उधर से रीड कर लेगा वो, ठीक है। अब इस सीडी का पूरा ओवरव्यू बना रहा हूँ, ये सीडी तुम्हें ऊपर से देखने पे लग रही है। इस सीडी में ना बहुत छोटे छोटे ऐसे सर्कल्स बने होते हैं। एक मिनट होल्ड कर लो। तो ये जो छोटे छोटे सर्कल्स मैं बना रहा हूँ ना, सपोज करो तुम्हारे पास एक सीडी है, तुमने छोटे छोटे सर्कल्स बनाए और उन सर्कल्स को काट दिया, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें बहुत सारी रिंग्स मिल जाएंगी। रिंग्स मिल जाएंगी, जैसे सपोज करो ये रिंग है, ये तुम्हारे पास एक पूरी रिंग मिल जाएगी। ऐसी रिंग्स तुम बहुत सारी बना लोगे, छोटी रिंग्स होंगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर ऐसी बहुत सारी रिंग्स होंगी। उस हर एक रिंग को बोलते हैं ट्रैक, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर, जब मान लो कि ये मेरे पास रिंग है, ये वाली, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर रिंग है। इस पर्टिकुलर रिंग के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, सिर्फ इतने से हिस्से की बात कर रहा हूँ, इस हिस्से को बोलते हैं सेक्टर। पूरी की पूरी रिंग को ट्रैक बोलेंगे,
उस रिंग के एक छोटे से हिस्से को सेक्टर बोलेंगे। और यही सपोज करो कि मैंने रिंग्स जो होती है वो ऑब्वियसली ऐसे नंबरिंग होती है कि इनर रिंग, फिर उससे बाहर वाली रिंग, फिर उससे बाहर वाली रिंग, फिर आउटर मोस्ट रिंग। ठीक है, सपोज करो इसकी मैंने आउटर मोस्ट रिंग ले ली और इसकी भी आउटर मोस्ट रिंग ले ली, तो इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक सिलेंडर बन गया। सिलेंडर क्यों? तुम सपोज करो यहाँ पे बहुत सारी 10 रिंग्स थी, 10 अलग अलग सीरीज थी, हर सीडी की मैंने आउटर मोस्ट रिंग निकाल ली, उनको कंबाइन करूंगा तो एक सिलेंडर ही बनेगा ना मेरे पास, तो इसलिए हम उसको सिलेंडर बोल देते हैं। एक चीज और, जिनको मैं सीरीज बोल रहा हूँ ना उनको सीरीज नहीं बोलते, उनको पैलेट्स बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स है, पैलेट बोलते हैं कि मेरे पास 10 पैलेट थे, मेरे पास 4 पैलेट्स थे। जितनी ज्यादा पैलेट्स होती है उतनी ज्यादा हमारे पास स्टोरेज होती है। अब अगर तुम्हें कोई डेटा उठाना है, डेटा चाहिए, तो तुम डेटा कैसे रीड करोगे? पहले तो ये जो सीरीज, ये जो तुम्हारा ये स्टैंड है ना, जिसको आर्म एक्यूटेड बोल, आर्म असेंबली बोल रहे हैं, ये आर्म बोल रहे हैं, ये आर्म अपने आप को एडजस्ट करेगा। ये अगर बाहर वाली रिंग पे आर्म है तो इसको अगर अंदर वाली रिंग पे जाना तो ये पहले आर्म यहां से उठ के यहां तक जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आर्म जाएगा। जब आर्म जा रहा है तो साथ से ये जो सीरीज है ये रोटेट हो रही है, क्योंकि अगर तुम्हें ये वाला पर्टिकुलर डेटा रीड करना है तो सीडी रोटेट हो रही है ऐसे, तो ये डेटा धीरे धीरे करके इधर आ जाएगा इस तरफ, और आर्म तुम्हारी यहाँ पे है ही, तो तुम वो वाला डेटा रीड कर लोगे उस सेक्टर से। इस तरीके से वर्क होता है। जो आर्म होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकती है, या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। ये आर्म है, ये या तो आगे जा सकती है पीछे, और ये जो डिस्क है ये ऐसे रोटेट कर सकती है। तो आर्म से तो तुम ट्रैक ट्रैवर्स कर रहे हो कि मैं ट्रैक नंबर आउटर मोस्ट ट्रैक पे हूँ, उससे अंदर वाले ट्रैक पे है, उस वाले से। जो डिस्क है वो लोकेट करने में हेल्प करती है सेक्टर को, कि तुम एक पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंच चुके हो, मान लो ट्रैक नंबर 2 पे पहुंचे, जो रिंग नंबर 2 थी उस पे पहुंच गए। अब तुम्हें उस रिंग नंबर 2 में कौन सा सेक्टर चाहिए, तो वो सेक्टर अगर तुम्हें लोकेट करना है तो तुम डिस्क को हिलाओगे, रोटेट करोगे, तो तुम उस पर्टिकुलर सेक्टर पे पहुंच जाओगे जो तुम्हें चाहिए था। अच्छा, ये जो पूरी प्रोसेस है ना डेटा निकालने वाली, इस पूरी प्रोसेस को ना तुम एक लिफ्ट की तरह मान के चलो। तुम लिफ्ट में हो, 0th फ्लोर पे हो, जब तुम लिफ्ट से ऊपर जाने लगो तो धीरे धीरे लिफ्ट जाएगी, स्पीड बढ़ेगी उसकी, फिर उसकी स्पीड एकदम से कांस्टेंट हो जाएगी। फिर जब तुम 12th फ्लोर पे पहुंचने वाले होगे तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होएगी और तुम फाइनली 12th पे पहुंच जाओगे। तो जो मैक्सिमम स्पीड थी लिफ्ट की वो बीच में कहीं पे थी। जो मैक्सिमम स्पीड थी ना उसकी, उसको बोलते हैं कोस्ट, जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा है कोस्ट, जो मैक्सिमम स्पीड थी। जब तुम नीचे 0 फ्लोर से चले और तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है उसको बोलते हैं स्पीड अप। जब तुम 12th पे पहुंचने वाले थे और तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है उसको बोलते हैं स्लो डाउन। सेटल क्या होता है? सेटल होता है कि जब तुम ऑलरेडी पहुंचोगे तो तुम थोड़ा इधर उधर कर रहे हो, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो। ये जो तुम्हारे सामने अभी स्लाइड खुली हुई है पीपीटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गारंटेड क्वेश्चन आने वाला है कि कौन सी साइकिल में, जब अगर तुम्हारे पास 2 या 4 ही ट्रैक है, उनके अंदर तुम्हें ट्रैवर्स करना है, तो कौन सा जो टाइम है तुम्हारे पास, जो स्पीड अप का टाइम है, या जो तुम्हारे पास कोस्ट का टाइम था, या स्पीड डाउन का टाइम था, या फिर तुम्हारे पास सेटल का टाइम था, कौन सा टाइम सबसे ज्यादा होता है? तो जो वेरी शॉर्ट सीक्स होते हैं तो उनमें हमारे पास सेटल टाइम सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, सबसे ज्यादा टाइम हमें सेटल होने में लगता है। जो छोटे सीक्स होते हैं उनमें स्पीड अप या स्पीड डाउन का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लॉन्गर सीक्स में ऑब्वियसली तुम्हें 0 फ्लोर से चलो, तुम्हें 100 पे जाना है, तो मैक्सिमम टाइम तो तुम मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ही कवर कर रहे हो ना, जो कांस्टेंट स्पीड थी, तो उसमें कोस्ट टाइम डोमिनेट करता है। तो ये कुछ तरीके, इसको बोलते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। इनमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जो डेटा फाइंड कर रहे हैं वो कैसे फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, हमारे पास बहुत सारे एड्रेसेस थे, तो एक जो होता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, हमने उसको डेटा उठा के दिया, फिर अगली रिक्वेस्ट का डेटा दिया, फिर अगली रिक्वेस्ट का डेटा दिया, लाइन वाइज चलते गए। अगला जो होता है वो SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तुमने डेटा नंबर, मान लो फ्लोर नंबर 11 पे थे, फ्लोर नंबर 11 पे किसी बंदे को छोड़ना था, छोड़ दिया। अब अगला बंदा जो है वो है फ्लोर नंबर 40 का, तो तुम्हें सीधा 40 जाना पड़ेगा, वो थी फर्स्ट अप्रोच। अगर मान लो कोई बंदा फ्लोर नंबर 12 का है
तो तुम सोच रहे हो अभी 11 पे हूँ, मेरे को 40 जाना ही है, रास्ते में मेरा 12 आ रहा है, 12 पास में मैंने 12 को छोड़ दिया। एक बंदा तो जो था फ्लोर नंबर 10 का, तो तुम कह रहे हो 12 से 10 ज्यादा पास पड़ता है, 40 को बाद में छोड़ूंगा, पहले 10 को छोड़ देता हूँ। ये होती है एसएसटीएफ अप्रोच। फिर होती है स्कैन। तुमने क्या किया, 0 से चले, ऊपर जाने वाले जो भी थे तुमने सबको छोड़ दिया, फिर ऊपर पहुंचे तुम बिल्कुल ऊपर, मान लो 100 फ्लोर थे, 100 पे पहुंचे, तुमने देखा कि अब मेरे को नीचे वाले फ्लोर जो बंदे छोड़ने, मैंने नीचे वालों को छोड़ दिया, तो ये होता है स्कैन। तुमने पूरा स्कैन कर लिया, ऊपर वाले एक बार में छोड़ दिए, नीचे वाले एक बार में छोड़ दिए। सी स्कैन में क्या होता है, तुम नीचे वाले फ्लोर से चले, 100 फ्लोर तक सबको छोड़ दिया, फिर तुम 100 से 0 एक इंस्टेंट में आ गया, फिर तुम वापस नीचे से ऊपर चले, फिर तुमने सबको छोड़ते गए। लास्ट आता है सी लुक। सी लुक होता है कि अगर मान लो तुम सेम सी स्कैन वाली है, 0 से चले थे, ऊपर जाते जाते तुमने सबको छोड़ दिया जिनको छोड़ना था, 100 फ्लोर पे कोई था ही नहीं, तो तुम 100 पे जाए क्यों? 95 लास्ट था ना, अगर 95 पे बंदा लास्ट था तो 95 पे रुके, फिर तुम 95 से डायरेक्ट नीचे आ रहे हो छोड़ने के लिए बंदे को। वो था सी लुक अप्रोच। बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं नहीं बता रहा, वो तुम देख लेना, वो बिल्कुल ईजी है, थ्योरी है। ठीक है, आज के कोई डाउट्स हैं तो बता दो, उसके बाद मैं समराइज कर रहा हूँ। जिस जिसको कोई डाउट्स नहीं है वो बताओ, जिस जिसको सब क्लियर हो गया, क्योंकि आज कुछ ऐसा था भी नहीं, जिसको सब कुछ क्लियर हो चुका है। आशिमा, आदित्य, अनिमेश, दिव्यांशु, हिमांशु, राहुल, तान्या। ठीक है, चलो समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एस रैम वर्सेस डी रैम, यानी कि कैश वर्सेस रैम क्या होता है। फिर हमने चैनल्स के बारे में पढ़ा, रैंक के बारे में, चिप्स के बारे में, बैंक्स के बारे में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, हाँ उसके बाद हमने रो इंटरलीविंग पढ़ी, कैश ब्लॉक इंटरलीविंग पढ़ी थी हमने। फिर हमने डी रैम शेड्यूलिंग प्रोसेस पॉलिसीज देखी थी, जो कि एफसीएफएस थी और एफआर एफसीएफएस। एफसीएफएस में लाइन वाइज चलते हैं, एफआर एफसीएफएस में देखते हैं कि सेम रो अगर है तो उसको पहले प्रोसेस कर देते हैं। रो बफर मैनेजमेंट पॉलिसी क्या कहती थी कि हम क्लोज रो पॉलिसी यूज कर रहे हैं या ओपन रो पॉलिसी। ओपन रो पॉलिसी में हम प्रीचार्ज तभी करेंगे जब हमें दिखेगा कि सामने से अलग रो आ रही है। क्लोज रो में हम पहले ही प्रीचार्ज कर देंगे, कोई मतलब नहीं है कि सामने वाली रिक्वेस्ट क्या है। ठीक है, डी रैम रिफ्रेश का मतलब एक्टिवेट कर दो और प्रीचार्ज कर दो हर रो को कुछ कुछ टाइम बाद, ताकि वो अपना चार्ज लूज ना करे, चार्ज लूज ना करे मतलब डेटा लूज ना करे। फिर उसके बाद हार्ड डिस्क के बारे में हमने पढ़ा है, जो कि थ्योरेटिकल चीज है और तुम पढ़ सकते हो आराम से। चलो ठीक है, वीडियो एंड करें, मीटिंग एंड करें। बाय गाइस, होमवर्क जरूर कर लेना, आज भेजूंगा होमवर्क। कल लाइव भी आएगा, रिकॉर्डेड भी आएगा।